हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेन जॉनसन को। ये आपके एलटी का है, ठीक है। एलटी की 37 क्लास होगी आज की। तो हमने जो ड्रामा सेक्शन चालू किया था जिसमें हमने मैकबेथ तो पढ़ ही लिया है एंड 12th नाइट भी पढ़ लिया है और जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव भी पढ़ लिया है। आज हम बेन जॉनसन का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़ेंगे, ठीक है, बेन जॉनसन का। तो ये 37 क्लास होगी जो आपके एलटी की थ्योरी क्लास है और अब तक हमने 37 क्लास कर लिया है आज की क्लास को लेके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन में हम बेन जॉनसन के लाइफ एंड करियर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देन उसके बाद इनके जो वर्क्स हैं जो एलटी में डिफाइन किए गए हैं कि हाँ ये पढ़ना है वर्क, तो उस वर्क को हम पढ़ने वाले हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो स्टार्ट करते हैं। बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन को क्या कहा जाता था? बेंजामिन जॉनसन। पहले तो ये जानेंगे कि बेन जॉनसन का नाम क्या है? बेंजामिन जॉनसन, ठीक है। बेंजामिन जॉनसन, जिसको बाद में बेटर नोन एज बेन जॉनसन, ठीक है, बेन जॉनसन। तो ये ध्यान रखना, बेंजामिन जॉनसन इनका नाम है, बेटर नोन एज बेन जॉनसन। ये क्या थे? ये एक प्लेराइट थे, पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, तो ये ध्यान रखना है। एंड इनका जन्म कहाँ हुआ था तो ये भी ध्यान रखना है। इनका जन्म बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन वेस्टमिनिस्टर लंदन अराउंड जून 11, 1572, यानी कि 11 जून 1572 को इनका जन्म होता है वेस्टमिनिस्टर लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। और बात करेंगे हिज फादर हु वॉज अ क्लर्जी मैन। इनके फादर की अगर बात करेंगे जो कि एक क्लर्जी मैन थे जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर बेन वॉज बॉर्न, यानी कि बेन जॉनसन के पैदा होने से पहले ही उनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखता है। हिज मदर लेटर मैरिड, बाद में इनकी मदर जो है वो शादी किससे कर लेती हैं? एक ब्रिक लेयर से कर लेती हैं, यानी कि एक ब्रिक लेयर यानी कि एक राजमिस्त्री से कर लेती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो जॉनसन केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, इसलिए जॉनसन जो थे वो एक हम्बल बैकग्राउंड फैमिली से थे, तो ये ध्यान रखना है, ओके। इनकी स्पाउस की अगर हम बात करें, दिया है कि नहीं दिया मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। इनके अगर स्पाउस की बात करेंगे हम, ठीक है, स्पाउस की अगर हम बात करेंगे तो एनी लेविस थी जिनसे इन्होंने शादी किया था, एनी लेविस, तो ये ध्यान रखना है नाम। ये इनकी पत्नी का नाम था एनी लेविस, जिनसे इन्होंने 1594 में शादी किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी चीज़ें अपने ध्यान रखनी है, ओके। और बेन जॉनसन ऑब्वियसली कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पॉपुलर किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के ये जनक भी माने जाते हैं। आते हैं एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा की, तो ही स्टडीड एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लंदन, वेयर हिज टीचर वॉज विलियम कैम्डन, अ फेमस हिस्टोरियन एंड स्कॉलर। तो इन्होंने लंदन के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक वेस्टमिनिस्टर स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ इनके टीचर कौन बने थे? कैम्डन थे इनके टीचर, तो ये नाम याद रखना है। ये कैम्डन क्या थे कि एक फेमस हिस्टोरियन और स्कॉलर थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैम्डन ने जॉनसन को क्या किया था? इंस्पायर किया था। कैम्डन इंस्पायर्ड जॉनसन टू स्टडी क्लासिकल लिटरेचर एंड लैटिन ऑथर्स विच शेप्ड हिज राइटिंग थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या हुआ था, ये जो कैम्डन थे, इनके जो टीचर थे कैम्डन, इन्होंने लैटिन राइटर को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, किसे? जॉनसन को, कि आप लैटिन राइटर को पढ़ो, जिसने उनके पूरे जीवन की राइटिंग स्टाइल को एक आकार दिया था, ठीक है। अर्ली जॉब्स की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत तो जानेंगे ना उस राइटर के बारे में, तो थोड़ा बहुत जान के फिर देन जो इम्पोर्टेंट राइटर है तो उनके थोड़ा बहुत जो उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो वो हम जान लेंगे, फिर उसके बाद इनके वर्क पे आएंगे। अर्ली जॉब्स की अगर हम बात करेंगे तो बिफोर बिकमिंग अ राइटर जॉनसन वर्कड ब्रीफली एज अ ब्रिकलेयर, his stepfather's trade. Later he joined the army and fought as a soldier in the Low Countries like Belgium and Netherlands against the Spanish. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने शुरुआत में राइटर बनने से पहले जॉनसन ने कुछ समय के लिए एक ब्रिक लेयर के रूप में काम किया। ब्रिक लेयर मतलब राजमिस्त्री के रूप में काम किया, जो पहले ये किसका व्यापार था? इनके स्टेप फादर का व्यापार था, है ना, स्टेप फादर थे ना ब्रिक लेयर,
बाद में इन्होंने क्या किया, लेटर ही ज्वाइंट द आर्मी, ये एक सेना में शामिल हो गए और लो कंट्रीज़ में स्पेनिश सेना के खिलाफ एक सैनिक के रूप में लड़े। पहले इसी को लो कंट्रीज कहा जाता था, अब इसको बेल्जियम एंड नीदरलैंड कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ थिएट्रिकल करियर, इनके शुरुआती करियर की बात करेंगे, यानी कि इनके थिएट्रिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई। तो बाय द 1590s जॉनसन ज्वाइंट फिलिप, ये नाम याद रखना है, फिलिप हैंसलो एक्टिंग कंपनी नोन द एडमायरल मैन। जिस तरह शेक्सपियर का है ना लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, बाद में न्यू किंग्स मैन में बदला, उसी तरह ये भी नाम याद रखना है कि 1590s में 1990 के दशक तक बेन जॉनसन जो थे वो फिलिप हैंसले की एक थिएट्रिकल कंपनी में शामिल हो गए, जिसे नाम क्या था, जिसे द एडमिरल्स मेन के नाम से जाना जाता था। ये फिलिप हैंसले की जो एक्टिंग कंपनी थी ना, उसे एडमिरल्स मेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एज बोथ एक्टर एंड प्लेराइट, जहाँ पे बेन जॉनसन क्या थे, एक प्लेराइट और एक एक्टर के रूप में काम करते थे इसमें। ठीक है, तो एक्टर के रूप में भी इन्होंने यहाँ पे काम किया है और प्लेराइट के रूप में। यहीं से थिएटर की दुनिया में उनके सफ़र की शुरुआत हुई थी, यहीं से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैंने बता दिया। द डुअल एंड इम्प्रिजनमेंट, अच्छा इनके लाइफ में डुअल भी काफ़ी हुआ है, द्वंद्व युद्ध भी हुआ है, कारावास भी झेला है इन्होंने, जेल भी गए हैं। क्यों गए हैं ये भी जान लेते हैं। तो 1598 में क्या होता है कि जॉनसन फॉट अ डुअल विद अनदर एक्टर नेम्ड गैब्रियल स्पेंसर एंड किल्ड हिम। ही वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ बट ही एस्केप्ड एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग अ लीगल प्रिविलेज कॉल्ड बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। He proved he could read Latin, which spared his life. तो यहाँ पे क्या होता है, 1598 में घटना घटती है। जॉनसन ने गैब्रियल स्पेंसर नाम के एक दूसरे एक्टर के साथ डुअल कर लिया, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया और उसे मार भी डाला। जो गैब्रियल स्पेंसर थे ये एक एक्टर था, इसी एक्टर के साथ इनकी लड़ाई हो गई और इन्होंने क्या किया, इस एक्टर को मार दिया। अब क्या हो गया कि जब मार दिया तो ऑब्वियसली जान से मार दिया, किल्ड हिम, जान से मार दिया। अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। हाँ, इनको भी सेंटेंस टू डेथ हो गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये बेनिफिट ऑफ क्लर्जी नाम का एक कानूनी प्रिविलेज था, यानी कि एक विशेषाधिकार का यूज़ करके फांसी से ये बच गए थे। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि मैं लैटिन पढ़ सकता हूँ, मतलब वे लैटिन पढ़ सकते हैं, जिससे उनकी जान बच गई। तो सज़ा के तौर पर इनको क्या मिला ये ध्यान रखना, ही वॉज ब्रांडेड यानी कि बर्न्ड ऑन हिज लेफ्ट थंब एज पनिशमेंट एंड स्पेंड सम टाइम इन प्रिजन। तो फांसी से तो ये बच गए, लेकिन सज़ा के तौर पर इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इनका जो बायां अंगूठा था ना, बाएं अंगूठे पर गर्म लोहे से दागा गया, यानी कि जलाया गया, और उन्होंने कुछ समय जेल में बिताया। तो ये थी इनकी कुछ ऐसी, बड़ा ही बेकार था ये जो इनका टाइम पीरियड था बेन जॉनसन का, है ना ही इनको जान से मारना चाहिए था, ये भी गलती किया था इन्होंने। खैर, इस पर टिप्पणी करने वाले हम कौन होते हैं। चलिए, हमारा काम है पढ़ने का, हम पढ़ के निकल जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मेजर वर्क्स एंड लिटरेरी स्टाइल की अगर हम बात करेंगे, मेजर वर्क्स एंड लिटरेरी स्टाइल, तो फादर ऑफ कॉमेडी ह्यूमर्स, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ कॉमेडी ह्यूमर्स किसे कहा जाता है, तो आपके बेन जॉनसन है। इन्होंने जॉनसन इन्वेंटेड द पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, अ काइंड ऑफ प्ले बेस्ड ऑन द एंशिएंट मेडिकल बिलीफ दैट ह्यूमन मूड्स एंड बिहेवियर्स कम फ्रॉम 4 bodily fluids आर ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेश, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो इसको समझते हैं, काफ़ी यहाँ का एक लिटरेरी टर्म भी आपको क्लियर हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ये बात हुई है कि जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का इन्वेंट किया था और इसे पॉपुलर भी इन्होंने ही बनाया था। इन्वेंट भी इन्होंने किया, जनक भी कहे जाते हैं, और इसे पॉपुलर किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। ये एक प्रकार का प्ले था। अब ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है, ये एक प्रकार का प्ले था जो एंशिएंट, यानी कि मैं हिंदी में पूरा बताऊंगी, प्राचीन चिकित्सा मान्यता पर आधारित था। ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स था ना, एक प्रकार का प्ले था जो प्राचीन चिकित्सा जो था, मेडिकल बिलीफ था उनका, उन पर आधारित था कि जो मनुष्य का स्वभाव है, यानी कि मनुष्य का जो टेम्परामेंट है, मनुष्य का जो पर्सनालिटी है, मनुष्य का स्वभाव, जो उसका व्यवहार, शरीर के 4 तरल पदार्थों या यूँ बोलो ह्यूमर से कंट्रोल होता है। इनका मानना ये था। 4 पदार्थ वो कौन से थे, ब्लड, फ्लेज्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये 4 पदार्थ
हर इंसान के अंदर होता है, इनका कहना ये था। और ये 4 पदार्थ में से अगर किसी एक भी पदार्थ किसी भी इंसान का ज़्यादा हो, जैसे ये चारों हर इंसान के अंदर है, ब्लड है, फ्लेज्म है, येलो बाइल है और ब्लैक बाइल, आगे हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर ये चारों में से, चारों हर इंसान के अंदर है, लेकिन अगर ये चारों जो हर इंसान के अंदर है, एक भी कोई ज़्यादा हो तो उसी के हिसाब से इंसान क्या करता था, मूर्खता का काम करता था। ठीक है, तो इनके प्लेज में क्या होता था, इनके प्लेज में हर किरदार, यानी कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर आधारित होता था जो प्ले, उस प्ले में हर कैरेक्टर एक ह्यूमर, यानी कि जैसे लालच, ईर्ष्या, घमंड को दिखाता था, जो उन्हें मजाकिया और रियलिस्टिक बनाता था। तो ये चीज़ें आपने समझना है। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की। अगर बात करेंगे 1598 में आया था, इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है। तो ये आपने ध्यान रखना, आगे भी आने वाला, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ये 1598 में आया था। दिस प्ले वॉज जॉनसन्स फर्स्ट बिग सक्सेस। इट शोड हिज स्टाइल ऑफ ह्यूमर एंड कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी। इंटरेस्टिंगली विलियम शेक्सपियर एक्टेड इन द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो जॉनसन का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये जो प्ले है ना, ये जॉनसन की पहली बड़ी सफलता थी। ठीक है, जब ये प्ले आया ना तो जॉनसन को समझ लो बहुत बड़ी सफलता मिली। इसने इनकी जो कॉमिक शैली है, ठीक है, जो कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी है, उसको दर्शाया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विलियम शेक्सपियर ने इसके मूल मंचन में अभिनय किया। मीन्स इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने रोल प्ले किया है एज एन एक्टर। तो ये ध्यान रखना है, इस प्ले में अगर पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर किस प्ले में, बेन जॉनसन के किस प्ले में एक्ट किए हैं, एक रोल निभाए हैं, अभिनय किए हैं, तो वो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, ग्रेट कॉमेडीज़ की अगर हम बात करेंगे, जॉनसन रोट 3 ग्रेट कॉमेडीज़ दैट आर स्टिल फेमस टुडे। तो जॉनसन साहब ने 3 कॉमेडीज़ भी लिखी हैं जो अभी भी आज भी फेमस हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये वाला, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर से भी जुड़ा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इसी प्ले को पढ़ेंगे। और अगर बात करें हम ग्रेट कॉमेडीज़ की इनकी, तो जैसे कि वोल्पोन है, ठीक है, ये वोल्पोन है या फिर द फॉक्स बोल सकते हो, 1606 में आया है। ये एक डार्क सटायर है ऑन ग्रीड एंड करप्शन, लोगों पर, जो लालची लोग होते नहीं हैं, जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं, उन पर एक सटायर है। ठीक है, दूसरा है द एल्केमिस्ट। तो ये ध्यान रखना है, ये 1610 में आया था। ये अ क्लेवर प्ले है मॉकिंग ह्यूमन फुलिशनेस एंड डिज़ायर टू गेट रिच क्विकली। तो ये किस पर है, ये इंसानी मूर्खता पर है, और जो लोग जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखते हैं कि जल्दी से अमीर बन जाए, उनका मजाक उड़ाया है। काफ़ी क्लेवर प्ले है ये। ठीक है, तीसरे पे है, याद रखना है, तीसरा जो है ये बार्थोलोमेव फेयर है। ये 1614 में आया है। ये एक लार्ज एंड कलरफुल कॉमेडी है शोविंग द बिजी लाइफ एंड क्योस ऑफ लंदन। ये क्या दिखाता है, लंदन की बिजी लाइफ को दिखाता है और अराजकता को दिखाता है। एक लार्ज एंड कलरफुल कॉमेडी है। ठीक है, अब बात करेंगे रोमन ट्रेजेडी की। तो जॉनसन ऑल्सो रोट 2 सीरियस प्लेस बेस्ड ऑन एंशियंट रोमन हिस्ट्री। तो जॉनसन ने 2 सीरियस प्लेस भी लिखे हैं, यानी कि 2 ट्रेजेडीज़ भी लिखे हैं। और ये जो ट्रेजेडीज़ है ना, ये किस पर बेस्ड है, ये एंशियंट रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि उस पर रोमन हिस्ट्री पर है, बेस्ड है, ये ध्यान रखना है। पहला है ये आपने सिजनस हिज फॉल, ये कब आया था, 1603 में। फिर है कैटल इन हिज कॉन्स्पिरेसी, ये 1611 में आया था। दिस प्ले शो हाउ हिज डीप नॉलेज ऑफ क्लासिकल हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्ले है ना, ये क्लासिकल इतिहास और राजनीति के उनके डीप नॉलेज को दिखाता है। ठीक है, फिर कोर्ट मास्क, इन्होंने मास्क भी लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। जॉनसन बिकेम फेमस एट द रॉयल कोर्ट फॉर राइटिंग मास्क, ठीक है, विच वर एलाबोरेट म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंस फॉर किंग्स एंड क्वींस। ही वर्कड क्लोजली विद द डिजाइनर इनिगो जॉन्स टू क्रिएट ब्यूटिफुल स्टेज इफेक्ट फॉर किंग जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जॉनसन जो थे ना, वो रॉयल कोर्ट में मास्क लिखने के लिए फेमस हो गए थे, क्योंकि ये मास्क लिखते थे, और मास्क सबसे ज़्यादा रॉयल कोर्ट में ही फेमस होता है ना, रॉयल कोर्ट के लिए, मतलब रॉयल कोर्ट के लिए, यानी कि जो शाही दरबार है, शाही दरबार में ही मास्क लिखे जाते हैं उनके लिए।
तो ये जॉनसन जो थे ये मास्क लिखने के लिए काफ़ी फेमस हो गए थे। मास्क क्या होता है? जहाँ पे राजा और रानियों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक संगीत, एक प्ले, ठीक है, वही है मास्क। एक संगीत होता है, एक प्ले का भव्य प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, वो मास्क है जो राजा रानियों के लिए किया जाता है। तो इन्होंने राजा जेम्स फर्स्ट और चार्ल्स फर्स्ट के लिए एक सुंदर स्टेज प्रभाव बनाने के लिए डिज़ाइनर इनिगो जोन्स के साथ मिलकर काम किया था। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस थी ये, ठीक है। मेजर पोइट्री कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे, हिज इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस हैं, लाइक एपिग्राम्स एंड द फॉरेस्ट वर पब्लिश टुगेदर इन 1616 फोलियो, अ लार्ज कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज वर्क्स। अगर बात करें हम कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन भी हैं, जैसे कि एपिग्राम्स और दी फॉरेस्ट, ये कब आए थे? ये 1616 के फोलियो में एक साथ पब्लिश हुए थे। यानी कि इनका जो फोलियो था 1616 का फोलियो था, यानी कि ये 1616 में फोलियो में आया था, ये उसी में पब्लिश हुआ था एक साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक लार्ज कलेक्टेड एडिशन है इनके वर्क का। फेमस पोएम की बात कर लेते हैं। इनके वर्क्स के कुछ फेमस पोएम्स हैं, जैसे कि सम ऑफ जॉनसन्स मोस्ट लव्ड पोएम्स इंक्लूड, जैसे कि सॉन्ग टू सीलिया, ये इनकी फेमस पोएम है जो अपनी इन लाइन के लिए जानी जाती है, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज इज़ अ ब्यूटीफुल रोमांटिक लिरिक। इसी लाइन की वजह से ये जानी जाती है सॉन्ग टू सीलिया। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोन फॉर द लाइन, ठीक है। फिर है दूसरे नंबर पे ऑन माई फर्स्ट सन, ये भी इनकी पोएम्स है। ये एक टचिंग एलेजी है रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज 7-year-old सन। तो बेन जॉनसन का एक बेटा था 7 साल का, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हीं पर उन्हीं के शोक में इन्होंने एलजी लिखा था जिसका नाम था ऑन माई फर्स्ट सन। तो ये ध्यान रखना है। फिर है तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे टू पेंस हर्स्ट, तो ये जो पोएम थी, दिस पोएम प्रेजेस द सिडनी फैमिली कंट्री स्टेट पेंस हर्स्ट। ये जो पोएम थी ना टू पेंस हर्स्ट, ये जो पोएम थी ना, ये सिडनी फैमिली की जो कंट्री स्टेट था, यानी कि ग्रामीण संपत्ति की, उसकी तारीफ़ करती है। यानी कि सिडनी फैमिली के बारे में बताती है, उसके कंट्री चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ग्रामीण संपत्ति के बारे में बताया जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये कंट्री हाउस, ये देखना, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंट्री हाउस पोएम सेलिब्रेटिंग सिंपल मॉरल लिविंग इंस्टेड ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। तो ये कंट्री हाउस पोएम की शुरुआती एग्जाम्पल में से एक है जो लग्जरी और प्राइड के बजाय कैसी है, सिंपल मॉरल लिविंग, जीवन के बारे में बताती है। तो ये अपने ध्यान रखना है। रिलेशन विद कंटेम्प्रेरीज एंड लेगेसी की बात करेंगे, इनके कंटेम्प्रेरीज कौन कौन से थे और उनके साथ इनका रिलेशन कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। चूँकि बेन जॉनसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शेक्सपियर हो गए, चाहे अदर राइटर हो गए, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेन जॉनसन, क्योंकि बेन जॉनसन काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटीवी, तो है ही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे से थोड़ा पढ़ा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा के किनारे कर दिया, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बेन जॉनसन किस एरा के थे, तो ये ध्यान रखना, ये जैकोबियन एरा में भी आते हैं, कैरोलिन में भी आते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें ना तो 1572 से थोड़ी ना ये स्टार्ट हो गया था इनका लिटरेरी करियर, है ना। 1637 ये इनकी डेथ है, ये इनका जन्म है, ये इनका डेथ हुआ है 1637, और 1572, 71, 72 के बीच उनका भी जन्म हुआ था, डन साहब का ना, अभी मैंने कल पढ़ाया था डन, और उनका 31 में डेथ हुई थी, 1631 में, और ये 1637 में इनकी डेथ होती है बेन जॉनसन की, ठीक है। और कितने साल के थे? 65 साल के इनकी जब डेथ होती है बेन जॉनसन की। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1603 से लेकर 1625 ये जो एरा था, ये जैकोबियन एरा था जिसमें बेन जॉनसन साहब थे, एंड कैरोलिन एरा भी स्टार्ट हो गया था। कैरोलिन एरा जो था वो 1625 से लेकर 1642, वो कैरोलिन एरा, तो ये दोनों एरा से बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इनका दोनों पे प्रभाव था, थोड़ा थोड़ा, कैरोलिन पे थोड़ा था लेकिन जैकोबियन पे भी था, उस पे भी था। चलिए बात कर लेते हैं अगर हम राइवलरी एंड फ्रेंडशिप विद शेक्सपियर। इनका ना शेक्सपियर के साथ ना कैसा रिश्ता था, थोड़ा राइवलरी भी था, थोड़ा फ्रेंडशिप भी था, यानी कि कंपटीटर थे ही, है ना, और सम्मानजनक दोनों रिश्ता था इनका शेक्सपियर के साथ। तो ये क्या करते थे
जॉनसन्स रिलेशनशिप विद विलियम शेक्सपियर वॉज बोथ कॉम्पिटिटिव एंड रिस्पेक्टफुल, जैसा कि मैंने बताया. ही समटाइम्स क्रिटिसाइज शेक्सपियर स्टाइल बट ऑल्सो एडमायर्ड हिज जीनियस. आफ्टर शेक्सपियर डेथ जॉनसन प्रेज्ड हिम इन द फर्स्ट फोलियो 1623 सेइंग शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. तो ये सभी को पता ही है. तो यहाँ पे क्या था कि विलियम शेक्सपियर के साथ जॉनसन का जो रिश्ता था ना, थोड़ा कॉम्पिटिटिव था, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल था. वो कभी कभी शेक्सपियर के स्टाइल की आलोचना भी करते थे. आलोचना भी उन्होंने किया है शेक्सपियर की, ठीक है. लेकिन जैसे उन्होंने कहा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम देखेंगे तो आलोचना भी है, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो तारीफ भी है, ठीक है. ये भी बेन जॉनसन ने ही कहा था. और विलियम शेक्सपियर के डेथ के बाद जॉनसन ने 1623 में, जो 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आता है ना विलियम शेक्सपियर का, इसमें जॉनसन की एक पोयम इंक्लूडेड है. एक पोयम इंक्लूड है एज ए प्रीफेस, ठीक है. एज ए प्रीफेस एक पोयम इंक्लूड है. अब वो पोयम कौन सी है मैंने मेनी टाइम्स बताया है, ठीक है. तो वो पोयम कौन थी जो एज ए प्रीफेस वहाँ पे ऐड हुई थी 1623 में फर्स्ट फोलियो में. तो टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, यही पोयम थी. और इसी पोयम में इन्होंने ये कहा है नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. शेक्सपियर को कहा है कि शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं बल्कि हर समय के लिए हैं. ये शेक्सपियर की इन्होंने तारीफ की है इसी पोयम में. इसी पोयम में इन्होंने स्वान द स्वीट स्वान ऑफ एवॉन भी कहा है इनको, ठीक है. इसी पोयम में बहुत सारी चीज़ें हैं. इसी पोयम में इन्होंने उनको कहा है, क्रिस्टोफर मार्लो को भी कहा है, ठीक है. माइटी लाइम्स कहा है इसी पोयम में. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है. अच्छा, अब बात करेंगे पोयम. मैंने बता दिया ना पोयम का नाम क्या है, ये मैंने कितनी बार ही बताया है. टू द मेमोरी, ठीक है. टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर. इसको लिख लीजिएगा. वैसे तो थोड़ा सा याद करने के ऊपर है, बाकी सामने आएगा तो वो तो समझ में ही आ जाएगा. मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ठीक है. मिस्टर विलियम शेक्सपियर, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, यही पोयम थी. एज ए प्रीफेस ऐड हुआ था. चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे. अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन पे द सन्स ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन, ठीक है. तो अगर बात करेंगे हम, जॉनसन बिकेम अ मेंटोर टू यंगर पोएट्स हु एडमायर्ड हिम. दीज राइटर्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस एंड सर जॉन सकलिन कॉल्ड देमसेल्व्स सन्स ऑफ बेन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जॉनसन जो थे ना वो यंगर पोएट्स के लिए एक गाइड बन गए थे, ठीक है. एक मेंटोर बन गए थे जो उनकी तारीफ़ करते थे, जो यंगर पोएट्स थे उस समय के. तो ये इनको गुरु मानते थे. जैसे कौन कौन से राइटर हैं, रॉबर्ट हैरिक हैं, लवलेस हैं, सर जॉन सकलिंग हैं. ये तीनों राइटर, और ये तीनों राइटर ना इनको सर मानते थे. किनको? बेन जॉनसन को, ठीक है, गुरु मानते थे. ओके. तो इसीलिए इन तीनों राइटर को क्या कहा गया है, जो खुद को ये लोग बोलते थे, ये तीनों जो राइटर है, हैरिक हो गए, लवलेस हो गए, सकलिंग हो गए, ये खुद को सन्स ऑफ बेन कहते थे कि हम क्या हैं, सन्स ऑफ बेन हैं, बेन के बेटे हैं, ट्राइब ऑफ बेन हैं हम, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. और जो खुद को नहीं कहता था कि मैं बेन का बेटा नहीं हूँ, वो कौन है, वो जॉन डन है. जॉन डन कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सन का बेटा, मतलब सन्स ऑफ बेन मैं हूँ. ये तीनों पोएट कहते थे कि हम बेन के बेटे हैं, सन्स ऑफ बेन. तो अगर पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सन्स ऑफ बेन में कौन कौन से पोएट आते हैं, तो हैरिक है, लवलेस है, सकलिंग, नाम याद रखना है, ठीक है. बाकी कौन नहीं मानता था अपने आप को, एक्सक्लूड कौन रखता था, तो डन साहब थे, जॉन डन, जो मैंने पढ़ाया था कल, ठीक है. वो अपने आप को नहीं मानते थे क्योंकि वो कंटेम्प्रेरीज थे, इस वजह से नहीं मानते थे. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे. अगर हम बात करें फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरियाट, अगर बात करें कि फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरियाट कौन थे, तो बेन जॉनसन थे, ठीक है भाई साहब. कौन थे? बेन जॉनसन थे. ये फर्स्ट अनऑफिशियल थे. ऑफिशियल की अगर बात की जाएगी कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियाट कौन है, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियाट कौन है, तो वो आपके ड्राइडन थे. 1668 में इनको बनाया गया था. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनऑफिशियल, तो 1616 में इनको बनाया गया था अनऑफिशियल, ठीक है. किंग जेम्स फर्स्ट गेव जॉनसन ईयरली पेंशन मेकिंग हिम द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड. तो ये ध्यान रखना है कि 1616 में राजा जेम्स फर्स्ट जो थे ना, वो जॉनसन को एक ईयरली पेंशन दी, जिससे वो इंग्लैंड के पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरियाट बन गए.
यानी कि एक ऐसा पोएट जिसे शाही दरबार द्वारा ऑफिशियली तौर पर मान्यता दी गई हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ऑफिशियल पोएट लॉरिएट पूछा जाए तो ड्राइडन थे, 1668 में इनको बनाया गया था, ये ऑफिशियल है। ये अनऑफिशियल बने थे, जेम्स फर्स्ट बनाए थे। द फोलियो ऑफ 1616, ये क्या माजरा है कि 1616 का फोलियो क्या है, ये बात करेंगे। अच्छा, इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद फैक्ट है थोड़ा सा, फिर फायर इन हिज लाइब्रेरी है, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है इधर भी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्ले। अब चूंकि मेरी क्लास है तो आराम से बैठ के आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी होगी क्लास, लंबी होगी, क्योंकि सभी चीज़ कवर करना और एक ही क्लास में कवर करना तो ऑब्वियसली ये लेंदी होगी। ठीक है, ठीक है। जॉनसन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले राइट टू कलेक्ट हिज प्लेस, पोएम्स एंड मास्क इनटू अ फोलियो वॉल्यूम टाइटल द वर्क्स ऑफ बेंजामिन जॉनसन। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दिस गेव लिटरेरी रिस्पेक्टेबिलिटी टू ड्रामा विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एंटरटेनमेंट नॉट लिटरेचर। तो क्या हुआ था कि जॉनसन ने क्या किया था, अपने प्लेस को, अपने पोएम्स को और मास्क को द वर्क्स ऑफ बेंजामिन नाम का एक फोलियो वॉल्यूम में पब्लिश करने वाले पहले इंग्लिश प्ले राइट बने। और ये स्टेप इन्होंने उठाया ना, इस स्टेप से क्या हुआ कि प्ले को ना एक लिटरेरी सम्मान दिलाया, जिसे पहले लोग ना क्या करते थे, प्ले को एंटरटेन के रूप में देखते थे। लेकिन जब ये चीज़ें हुई, जॉनसन ने ये स्टेप उठाया, उसके बाद लोग ना इसको लिटरेचर समझने लगे। ठीक है, जिसे पहले लोग केवल मनोरंजन माना जाता था, लिटरेचर नहीं। बाद में लोग मानने लगे कि हाँ ये एक लिटरेचर है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, टिम्बर आर्ट डिस्कवरीज की बात करेंगे अगर हम। टिम्बर आर्ट डिस्कवरीज, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ जॉनसन नोट्स एंड थॉट्स अबाउट राइटिंग, लैंग्वेज, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर। तो अगर बात करें, ये जो राइटिंग है, मतलब टिम्बर ऑफ डिस्कवरीज, ये एक जॉनसन का नोट्स और थॉट का कलेक्शन था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें राइटिंग, लैंग्वेज और मोरालिटी और ह्यूमन नेचर के बारे में जॉनसन के नोट्स और थॉट्स का एक कलेक्शन था। ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के शुरुआती वर्क में से एक था। तो ये आपने ध्यान रखना है। वॉर ऑफ द थिएटर्स, क्या अक्सर बेन जॉनसन की बात जब आती है तो वॉर ऑफ द थिएटर्स भी इनसे जुड़ा हुआ है। वॉर ऑफ द थिएटर्स क्या है, तो अराउंड 1600 जॉनसन गॉट इनटू अ फेमस लिटरेरी फ्यूड विद फेलो प्लेराइट जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर। दे मॉक्ड ईच अदर थ्रू देयर प्लेस। दिस वॉज कॉल्ड द वॉर ऑफ थिएटर्स और पोइटोमेकिया। तो ये ध्यान रखना है कि 1600 में क्या हुआ था कि लगभग 1600 में जॉनसन का साथी एक थे, प्ले राइट थे, जिनका नाम था जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर। इनके साथ ना इनका एक लिटरेरी झगड़ा हो गया। किनका? बेन जॉनसन का, इन दोनों के साथ। इन्होंने क्या किया, अब ये झगड़ा हो गया ना, तो इन्होंने अपने प्लेस के थ्रू, ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे का मजाक बनाते थे। झगड़ा ऐसा था, ऐसा नहीं था कि सामने सामने लोग फाइट वगैरह कर रहे थे, ऐसा नहीं था। प्ले के थ्रू ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे का मजाक बनाते थे, यानी कि प्ले के थ्रू। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ये लोग के बीच में झगड़ा हो गई, और ये लोग क्या करते थे ना, एक लिटरेरी झगड़ा हुआ था, और ये लोग क्या करते थे कि अपने प्लेस के थ्रू एक दूसरे का मजाक बनाते थे, और इसे ही कहा गया है वॉर ऑफ थिएटर्स, या फिर इसे ही कहा गया है पोइटोमेकिया कहा गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये वॉर ऑफ थिएटर क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो बेन जॉनसन से। कब हुआ था? अराउंड 1600 में। और वॉर ऑफ थिएटर को क्या कहा जाता है? पोइटोमेकिया कहा जाता है। किस किस बीच इनका हुआ था वॉर ऑफ थिएटर, लिटरेरी फ्यूड किसके बीच में हुआ था? तो जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर। कन्वर्जन टू कैथोलिसिज्म, तो ये ना क्या किए थे, ये कैथोलिक धर्म को अपना लिए थे। ड्यूरिंग हिज टाइम in prison after the duel, Johnson converted to Roman Catholicism and stayed a Catholic for 12 years before returning to Church of England. तो जेल में अपने टाइम के दौरान, यानी कि जो डुअल हुआ था इनके बीच में, उनके बाद इनको मतलब जेल में सज़ा दी गई, और जब ये जेल में गए तो जॉनसन ने रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया और 12 साल तक कैथोलिक रहे, जिसके बाद वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में लौट गए थे। ठीक है, लौट आए। फैक्ट्स की बात करेंगे तो ऑनररी डिग्री भी इनको मिला है। जॉनसन वाज ऑनर्ड विद मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम बोथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइजिंग हिज लिटरेरी अचीवमेंट। तो ये ध्यान रखना है, जॉनसन को लिटरेरी सक्सेस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों से मास्टर ऑफ आर्ट्स की टाइटल सम्मानित, यानी कि ऑनररी डिग्री मिली है इनको। डेथ एंड ब्यूरल की बात करेंगे तो बेन जॉनसन डाइड ऑन अगस्त
ठीक है। 1637 he was buried upright standing in Westminster Abbey. His tombstone was a famous inscription. तो ये ध्यान रखना है कि बेन जॉनसन की जो डेथ हुई है वो 6 अगस्त 1637 को हुई है। इन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में सीधा खड़ा करके, अपराइट यानी कि सीधा खड़ा करके दफनाया गया था। इनकी कब्र के पत्र पर ये लाइनें लिखी है, ओ रेयर बेन जॉनसन। ये इनके फेमस टूम पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, ओ रेयर बेन जॉनसन। ठीक है, ये ध्यान रखना। फायर इन हिज लाइब्रेरी की अगर बात करेंगे, इनके लाइब्रेरी में आग भी लग गई थी। 1623 अ फायर डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ हिज बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अ ग्रेट पर्सनल एंड लिटरेरी लॉस। ठीक है, तो 1623 में एक आग ने इनकी कई बुक्स, कई मैन्यूस्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत बड़ा पर्सनल और लिटरेरी लॉस था। ठीक है, फेमस लाइन की बात करेंगे, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। ये लाइन कहाँ पे है? सॉन्ग टू सीलिया से है। रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कोटेड रोमांटिक लाइन इंग्लिश पोइट्री। फिर है एस्टवर्ड हु इंसिडेंट, ये एक प्ले है। ठीक है, जॉनसन को रोट अ प्ले कॉल्ड एस्टवर्ड हु 1605 विद जॉर्ज चैपमैन एंड जॉन मार्स्टन, इनके साथ लिखा था। जॉनसन ने जॉर्ज चैपमैन और जॉन मार्स्टन के साथ मिलकर ईस्टवर्ड हु नाम का एक प्ले लिखा था। ठीक है, ये प्ले था 1605 में किसके साथ? चैपमैन और मार्स्टन के साथ इन्होंने कोलैब किया था। द प्ले ऑफेंड किंग जेम्स फर्स्ट बिकॉज इट मॉक्ड दी स्कॉट्स एज पनिशमेंट ऑल 3 राइटर्स इम्प्रिजन फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो क्या हुआ था कि इस प्ले में राजा जेम्स फर्स्ट को नाराज कर दिया। इस प्ले में, ये प्ले इन्होंने लिखा था ना, ईस्टवर्ड हु, तीनों मिलके लिखे थे, और इस प्ले ने राजा जेम्स फर्स्ट को नाराज कर दिया। यानी कि इस प्ले से राजा जेम्स फर्स्ट नाराज हो गए थे क्योंकि इसमें इन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों का मजाक उड़ाया इस प्ले में। तो सज़ा के तौर पर तीनों राइटर को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, पैट्रनेज की बात करेंगे अगर हम, तो जॉनसन इंजॉयड सपोर्ट फॉर रिच एंड पावरफुल फैमिलीज सच एज द सिडनीज, पेनहर्स्ट एंड द एम्बेगनी। ठीक है, एम्बेगनी हु हेल्प्ड प्रमोट हिज वर्क्स। तो जॉनसन को सिडनी यानी कि पेनहर्स्ट और एम्बेगनी जैसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों का सपोर्ट भी मिला, जिन्होंने उनकी राइटिंग को बढ़ावा देने में मदद किया था। तो सिडनी यानी कि जो पेनहर्स्ट फैमिली थी और एम्बिगेंस, ये दोनों फैमिली ने काफ़ी इनकी मदद की थी। ठीक है, हिज फाइनल प्ले द सैड शेफर्ड वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड व्हेन ही डाइड। इट वॉज पेस्टरल कॉमेडी अ प्ले सिटी इन द कंट्री साइड। तो इनका लास्ट प्ले कौन था? फाइनल प्ले कौन था? द सैड शेफर्ड। ये अनफिनिश्ड रह गया क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी। तो पूछा जाएगा कि अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है इनका? तो द सैड शेफर्ड है। ठीक है, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी था, द सैड शेफर्ड। और ये जो प्ले की सेटिंग है कंट्री साइड में, पेस्टोरल कॉमेडी है तो कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण इलाकों पर आधारित है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर, बाद के राइटर पर इनका क्या प्रभाव था बेन जॉनसन का? तो जॉनसन्स फोकस ऑन क्लासिकल रूल्स, स्ट्रक्चर एंड सटायर इंस्पायर्ड लेटर ग्रेट राइटर्स सच एज जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पॉप ऑफ रिस्टोरेशन एंड अगस्टन पीरियड्स। तो ये ध्यान रखना है कि बाद के राइटर पर इनका काफ़ी प्रभाव था। क्यों प्रभाव था? क्योंकि जॉनसन का जो क्लासिकल रूल्स थे, जो स्ट्रक्चर्स थे, जो सटायर पर ध्यान केंद्रित करने के बाद जो महान राइटर थे बाद के, जैसे कि ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पॉप को काफ़ी प्रेरित किया था। ठीक है, सिटी क्रोनोलॉजर ऑफ लंदन। तो 1628 ही वॉज अपॉइंटेड सिटी क्रोनोलॉजर ऑफ लंदन। 1628 में इन्हें सिटी क्रोनोलॉजर ऑफ लंदन में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एन ऑफिशियल पोजीशन था ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सिटी इवेंट्स। ही हेल्ड दिस पोस्ट अंटिल हिज डेथ। तो 1628 में इन्हें लंदन का एक सिटी क्रोनोलॉजर के पद पर नियुक्त किया गया था, जो शहर के एक इंपॉर्टेंट घटनाओं को क्या करता था? दर्ज करने के लिए एक ऑफिशियल पोस्ट था ये। और ये तब तक रहे जब तक इनकी डेथ न हो गई, इसी पोस्ट पर ये रहे। हिज लास्टिंग लेगेसी की अगर बात करेंगे, बेन जॉनसन का इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश ड्रामा एंड पोइट्री इज इमेंस। ही गेव कॉमेडी स्ट्रक्चर, मॉरल डेप्थ and literary respect. His clear thinking and wit shaped later English satire and literary criticism. तो ये ध्यान रखना है। अगर बात करें इंग्लिश प्ले, इंग्लिश ड्रामा और पोइट्री पर बेन जॉनसन का काफ़ी मतलब प्रभाव जो था ना वो बहुत बड़ा था। इन्होंने कॉमेडी को स्ट्रक्चर और मॉरल डेप्थ और लिटरेरी सम्मान इन्होंने ही दिया था। इनकी जो क्लियर सोच थी, इनकी जो बुद्धि थी, वो बाद के राइटर को सटायर और लिटरेरी आलोचना को आकार भी दिया था। तो ये ध्यान रखना है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के बारे में। यहाँ से प्ले स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो इस प्ले के बारे में पूरा बताया गया है।
सेटिंग ऑफ द प्ले है, देन उसके बाद मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। ओके, ये जो प्ले दिया हुआ है, फिर है यहाँ से ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्ले, और बीच में से हम कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहेंगी वो कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, ठीक है। ऑथर हैं बेन जॉनसन। फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ था? 1598। जॉनरा इसका क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसका जॉनरा क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पे ये लिखा गया है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है? लंदन है, ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है 16th सेंचुरी के लास्ट में। प्ले के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज़ वन ऑफ बेन जॉनसन मोस्ट फेमस कॉमेडीज। तो ये बेन जॉनसन की मोस्ट फेमस कॉमेडी में से एक है, ठीक है। इट्स शो द फनी साइड ऑफ ह्यूमन वीकनेस, प्राइड, जेलसी, फुलिशनेस, वैनिटी एंड हिपोक्रेसी। ये जो प्ले है ना, ये जो ह्यूमन की कमजोरियां हैं, जैसे कि ह्यूमन की कमजोरी क्या है? घमंड है, ईर्ष्या है, मूर्खता है, दिखावा है, पाखंड है, इसी सारी चीज़ों को ये प्ले दिखाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। द वर्ड ह्यूमर है हेयर डज नॉट मीन फनी, इट मीन्स पर्सनस मूड और पर्सनालिटी टाइप कंट्रोल्ड बाय वन डोमिनेटिंग क्वालिटी और ऑब्सेशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो ह्यूमर शब्द है ना, जो इन्होंने ह्यूमर लगाया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर मतलब कोई फ़नी चीज़ की बात नहीं हो रही है। ह्यूमर का मतलब कोई मजाकिया नहीं, मतलब इसका ये है कि व्यक्ति का स्वभाव। ह्यूमर का मतलब व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का जो टेम्पेरामेंट है, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, जो किसी एक खास क्वालिटी या जुनून को कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जेलसी, अगर किसी पर्सन के अंदर जेलसी कूट कूट के भरी है, जैसे किसी पर्सन के अंदर जेलसी ज़्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसको ये बोला जाएगा अ जेलसी पर्सन्स ह्यूमर इज जेलसी, यानी कि एक जेलसी पर्सन का जो ह्यूमर होगा वो जेलसी ही होगा। तो ह्यूमर यहाँ पे क्या बता रहा है? ह्यूमर यहाँ पे क्वालिटी, यानी कि कमजोरी। तो ह्यूमर मतलब क्या होता है? कमजोरी, यानी कि उसकी क्वालिटी बताया जा रहा है, उस पर्सन की क्वालिटी बताया जा रहा है कि उसकी कमजोरी क्या है? जेलसी है। जैसे कि कोई एक पर्सन घमंडी है, ठीक है, जैसे कोई एक पर्सन घमंडी है तो उसका ह्यूमर क्या होगा? घमंड होगा। तो ह्यूमर यहाँ पे क्वालिटी, कमजोरी, ये सारी चीज़ें बता रहा है। स्वभाव बता रहा है कि इस पर्सन का स्वभाव क्या है? ईर्ष्या से भरा हुआ इसका स्वभाव। जैसे कोई डरपोक पर्सन है, जैसे कोई डरपोक व्यक्ति है, तो इसका ह्यूमर क्या होगा? डर होगा इसका ह्यूमर। समझ में आया? तो जॉनसन ने इसी विचार को, मतलब जॉनसन का ये थॉट था, ये विचार ये था कि जब कोई पर्सन तर्क के बजाय किसी एक ह्यूमर से कंट्रोल होता है तो वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। अगर वो तर्क नहीं करता है, किसी एक ह्यूमर से कंट्रोल्ड है, ह्यूमर मैंने बताया ना, क्वालिटी, कमजोरी, स्वभाव। ह्यूमर मतलब होता है स्वभाव, उस व्यक्ति का स्वभाव। अगर वो व्यक्ति का स्वभाव है, वो स्वभाव ज़्यादा है उस व्यक्ति के अंदर, वो जो स्वभाव, यानी कि जैसे कि जेलसी वाला स्वभाव उसके अंदर ज़्यादा है, तो समझ लो वो मूर्खतापूर्ण काम करेगा। इंट्रोडक्शन टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की अगर हम बात करेंगे तो बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल कॉमेडीज ऑफ इंग्लिश रेनेसा पीरियड। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड 1598 एंड इट मेड बेन जॉनसन अ फेमस प्ले राइट टू हिज टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उन्हें ऊपर बता ही दिया है। द प्ले इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स विच मीन्स इट इज बिल्ट अराउंड द आइडिया द एवरी पर्सन बिहेवियर इज रूल्ड बाय वन डोमिनेट इमोशन, मूड और ऑब्सेशन कॉल्ड ह्यूमर। तो मैंने भी ऊपर बता ही दिया इसके बारे में कि ये जो आपका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये रेनेसा पीरियड, इंग्लिश रेनेसा पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉमेडी में से एक है। इसका पहला जो स्टेज हुआ था ना, पहली बार इसको परफॉर्म कब किया गया था? 1598 में किया गया था। और इसने बेन जॉनसन को अपने टाइम का एक फेमस प्ले राइट भी बना दिया था इस प्ले ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये प्ले ना कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये विचार पर बना है कि हर इंसान का जो व्यवहार है वो किसी एक प्रमुख भावना, किसी एक प्रमुख इमोशंस, किसी एक प्रमुख मूड, किसी एक प्रमुख ऑब्सेशन से कंट्रोल होता है, जिसे ह्यूमर कहा जाता है। ह्यूमर मतलब स्वभाव, मैंने बताया भी। और ये जो थ्योरी थी ना, ये कहाँ से आई थी? ये एंशिएंट ग्रीक मेडिसिन से आया था, इनका मानना था। ये जो सिद्धांत था ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का जो सिद्धांत था, ये कहाँ से आया था? ये एंशिएंट ग्रीक मेडिसिन से आया था, यानी कि प्राचीन यूनानी चिकित्सा से आता है। वेयर पीपल बिलीव बॉडी कंटेन 4 फ्लूइड्स आर ह्यूमर, जहाँ लोगों का मानना ये था, इन लोगों का मानना था कि शरीर में 4 तरल पदार्थ होते हैं। पदार्थ बोल लो, फ्लूइड्स बोल लो, या फिर ह्यूमर बोल लो, कि शरीर में 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं, 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं इंसान के, ठीक है, 4 प्रकार के ह्यूमर होते हैं।
वो कौन कौन से ह्यूमर, मतलब 4 प्रकार के इंसान के स्वभाव होते हैं। जैसे कि ब्लड, अगर किसी के, हर इंसान के अंदर ब्लड होगा, हर इंसान के अंदर फ्लेज्मा होगा, हर इंसान के अंदर येलो बाइल होगा, हर इंसान के अंदर ब्लैक बाइल होगा। तो ब्लड मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड है तो ब्लड मतलब होता है सैंग्विन टेम्परामेंट का टाइप होगा, यानी कि सैंग्विन स्वभाव का होगा, यानी कि चीयरफुल पर्सन होगा, इनर्जेटिक पर्सन होगा। ठीक है, अभी बता रही हूँ, ब्लड मतलब क्या होता है सैंग्विन या टेम्परामेंट, यानी कि चीयरफुल पर्सन होगा वो। अगर फ्लेज्म है तो फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट का होगा, फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट फ्लैग्मेटिक स्वभाव का होगा, यानी कि वो बहुत लेजी होगा, काम होगा। अगर येलो बाइल का है तो कॉलरिक टेम्परामेंट का होगा, ठीक है, यानी कि कॉलरिक स्वभाव का है, यानी कि वो एंग्री पर्सन होगा, या क्विक या चिड़चिड़ा वाला बंदा होगा, क्विक टेम्पर्ड होगा, यानी कि चिड़चिड़ा बंदा होगा। अगर ब्लैक बाइल है तो मेलनकॉलिक टेम्परामेंट का होगा वो, यानी कि बहुत सैड होगा, बहुत सीरियस होगा। तो ये चारों जो स्वभाव है, ये चारों जो ह्यूमर है ना, ये हर इंसान के अंदर ये 4 फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ये चारों ह्यूमर पाए जाते हैं हर इंसान के अंदर। लेकिन बेन जॉनसन का कहना है कि इन चारों में से अगर एक भी किसी भी इंसान के अंदर ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे किसी पर्सन के अंदर ब्लड ज़्यादा है, तो समझ जाओ वो चीयरफुल पर्सन होगा, एनर्जेटिक पर्सन होगा। अगर किसी के अंदर फ्लेज्म ज़्यादा है तो बहुत लेज़ी और काम पर्सन होगा। अगर किसी के अंदर येलो बाइल ज़्यादा होगा, यानी कि तो वो कॉलरिक टेम्परामेंट का होगा, यानी कि कॉलरिक स्वभाव का होगा, बहुत बहुत गुस्सैल टाइप का होगा, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का होगा। तो इनका कहना है कि इन चारों में से अगर किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में कोई एक भी ह्यूमर ज़्यादा हो गया तो समझ जाओ वो क्या करेगा, वो उस इंसान को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो इंसान, उस इंसान के दिमाग को, शरीर को वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करने लग जाएगा, बहुत ही फुलिश बिहेवियर करने लग जाएगा। समझ में आया? ये इनका कहना था, यही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इफ़ वन ऑफ दीज वॉज टू स्ट्रॉन्ग, देखिए मैंने जो ऊपर बता दिया वही चीज़ें है, इट अफेक्टेड बोथ द बॉडी एंड माइंड, मेकिंग पर्सन बिहेव फुलिशली और स्ट्रेंजली। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक भी ह्यूमर, एक भी फ्लूइड्स ज़्यादा हो जा रहा है किसी भी इंसान में, तो समझ जाओ बॉडी और माइंड दोनों को वो कंट्रोल करेगा, और जिससे इंसान बहुत ही फुलिशली, बहुत ही अजीब व्यवहार करने लग जाएगा। तो जॉनसन यूज दिस ओल्ड मेडिकल आइडिया टू क्रिएट कॉमिक कैरेक्टर्स ईच रूल्ड बाय वन ओवरपावरिंग ह्यूमर लाइक जेलसी, वैनिटी, कवर्डाइज एंड फुलिश प्राइड। Through these characters he satirized, mocked the silly behavior people in London society। तो जॉनसन ने क्या किया, जॉनसन ने इसी पुराने चिकित्सा विचार का इस्तेमाल किया कॉमिक कैरेक्टर अपने प्ले में। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में इसी पुराने चिकित्सा को, इसी ओल्ड मेडिकल आइडिया को उन्होंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया अपने कॉमिक कैरेक्टर बनाने के लिए। जो कॉमिक कैरेक्टर कौन है, जो जेलसी वाले हैं, वैनिटी वाले, यानी कि घमंड वाले, कायरता, झूठी शान जैसे किसी एक ह्यूमर से प्रभावित होते हैं। तो इसी अपने प्ले में इन्होंने इसी चीज़ को दिखाया है। ठीक है, तो इसी कैरेक्टर के थ्रू इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने लंदन समाज के जो लोगों की मूर्खतापूर्ण है, यानी कि लंदन के समाज के जो लोग हैं बहुत ही फुलिशली व्यवहार करते हैं, तो उसी पर इन्होंने व्यंग्य किया है, यानी कि उन्हीं का मजाक बनाया है इन्हीं कैरेक्टर के थ्रू, यानी कि इस प्ले में जो कैरेक्टर हैं। समझ में आया? समझ में आ गया होगा, ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। सेटिंग ऑफ द प्ले, इस प्ले की सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो देयर आर 2 वर्जन ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड दे डिफर इन सेटिंग एंड नेम्स। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के 2 वर्जन हैं और उनकी सेटिंग और नाम में भी अंतर है। जैसे कि ओरिजिनल अगर बात करेंगे क्वार्टो 1601, दिस सेटिंग इज़ फ्लोरेंस इटली में है। ठीक है, इसकी सेटिंग फ्लोरेंस इटली में है। द कैरेक्टर हैव इटालियन नेम लाइक लॉरेंजो एंड प्रॉस्पेरो। ठीक है, इसके जो सेटिंग है वो इटली में है और कैरेक्टर के नाम भी इटालियन ही है, जैसे लॉरेंजो, प्रॉस्पेरो। ये जो वर्जन है ना, फॉलो द रेनेशा हैबिट ऑफ सेटिंग प्लेस एब्रॉड, ये जो वर्जन है ये रेनेशा पीरियड की उस हैबिट का पालन करता है जिसमें प्लेस को विदेश में सेट किया जाता है। ठीक है, इसका सेकेंड वर्जन जो हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज्ड वर्जन, ये वाला रिवाइज वर्जन इसका क्या है, फोलियो 1616 में जॉनसन चेंज द सेटिंग ऑफ लंदन इंग्लैंड। इसका जो दूसरा रिवाइज हुआ था, जॉनसन ने इसकी सेटिंग को बदलकर कहाँ पे रख दिया, इंग्लैंड, लंदन में कर दिया। ठीक है, कैरेक्टर्स यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर नाउ हैव इंग्लिश नेम्स ओल्ड, नोवेल, वेल ब्रेड, ये नाम याद रखना है कि जो रिवाइज्ड जो फोलियो आया था 1616 में, जॉनसन ने सेटिंग को बदलकर लंदन कर दिया था, लंदन इंग्लैंड कर दिया था। और कैरेक्टर्स जो थे, अब कैरेक्टर का नाम इंग्लिश में है, इटालियन नहीं है, बल्कि नाम क्या है, ओल्ड,
नोवेल है, वेल ब्रेड है, काइटली है, ठीक है, ये नाम कर दिया। तो द न्यू वर्जन इज़ मोर रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल फॉर इंग्लिश ऑडियंस। तो ये जो न्यू वर्जन था ये इंग्लिश ऑडियंस के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल हुआ, ठीक है। मोस्ट मॉडर्न रीडर्स एंड स्टूडेंट्स स्टडी दिस लंदन वर्जन। और मतलब मोस्ट ऑफ द जो रीडर्स थे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लंदन के इसी वर्जन का इसी चीज़ को पढ़ते हैं, ये वाले वर्जन को नहीं पढ़ते। ये 2 वर्जन में आया था, एक ये वाला ओरिजिनल क्वार्टो ये था 1601 में आया था, सेटिंग इस फ्लोरेंस इटली में था, इटालियन नेम से लाइक लॉरेंजो। सेकेंड ये रिवाइज्ड आया था और यही वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो द स्टोरी टेक प्लेस एंड अराउंड लंडन होम्स, स्ट्रीट्स एंड विंड मिल टैवरन्स शोविंग डेली सिटी लाइफ। तो कहानी लंदन के घर, सड़क और विंड मिल टैवर्न के आसपास घटती है, जो शहर के दैनिक जीवन को दिखाती है। तो ये ध्यान रखना है। मेन कैरेक्टर्स एंड दियर ह्यूमर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे बात कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, तो ऑब्वियसली उसके ह्यूमर, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है और उनके ह्यूमर यानी कि उनके टेम्पेरामेंट, ह्यूमर मतलब स्वभाव, ठीक है। तो जॉनसन जीनियस लाइज इज हाउ ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ सिंगल डोमिनेट ह्यूमर और ऑब्सेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जॉनसन हैं, ठीक है, जो जॉनसन है उन्होंने क्या कहा है, जॉनसन की जो जीनियस है वो इस बात में है कि हर कैरेक्टर का एक प्रमुख ह्यूमर है, यानी कि हर कैरेक्टर का एक प्रमुख स्वभाव है, जुनून को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि द नोबल हाउस होल्ड, सबसे पहले हम नोबल के बारे में पढ़ेंगे, नोबल का परिवार। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ओल्ड नोवेल, वेल ब्रेड, काइटली, इसी सारे कैरेक्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोवेल के हाउस होल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नोवेल कौन है, नोवेल का जो परिवार है, इनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोवेल हाउस होल्ड के बारे में जानेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने बताया ना कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं। ओल्ड नोवेल का देखेंगे, इनकी फैमिली के बारे में देखेंगे, विलब्रेड के फैमिली के बारे में देखेंगे, नाइटली फैमिली के बारे में देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले नोवेल हाउस होल्ड के बारे में देखेंगे, ये नोवेल का परिवार। तो सबसे पहले हैं इनके, मतलब ये नोवेल पूरे परिवार के बारे में जानेंगे। तो ओल्ड नोवेल, ठीक है, ये ओल्ड नोवेल कौन है, एक रिच एंड एजुकेटेड फादर है, यानी कि एक अमीर और पढ़े लिखे पिता है ये ओल्ड नोवेल। ही लव्स हिज सन बट वरीज टू मच अबाउट हिज बिहेवियर एंड मोरालिटी। तो ये ना अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मोरालिटी है, यानी कि नैतिकता के बारे में बहुत ज़्यादा टू मच वरीज हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं अपने बेटे से। ये जो ओल्ड नोवेल है ना, ये काफ़ी रिच और एजुकेटेड फादर हैं, ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और इनके बेटे का जो बिहेवियर है, जो मोरालिटी है, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ओल्ड नोवेल, ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अपने बेटे का इनके बेटे का जो बिहेवियर है, जो नैतिकता है, इसके बारे में ये बहुत चिंता भी करते हैं। तो इनका ह्यूमर क्या है, हिज ह्यूमर इज़ ओवर प्रोटेक्टिव एंजाइटी। इनका जो ह्यूमर है, ओल्ड नोवेल का जो ह्यूमर है, यानी कि जो व्यवहार है, वो कैसा है, वो अपने बेटे को लेके ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, यानी कि ओवर प्रोटेक्टिव एंजाइटी है। ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज सन्स लाइफ। ये क्या करना चाह रहे हैं, ये अपने बेटे के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो चिंता कर रहे हैं ना। तो ये हो गया ओल्ड नोवेल का। दूसरे नंबर पे आएंगे एडवर्ड, जिन्हें हम नेड कहते हैं, एडवर्ड नोवेल। ये एडवर्ड नोवेल कौन है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। एडवर्ड नोवेल ये जो है ना, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है और विटिसन है। जो एडवर्ड नोवेल है ये बहुत बुद्धिमान है और विटी सन है, हाजिर जवाब बेटा है। ही इंजॉय कॉन्वर्सेशन, फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम इन द सिटी। वो शहर में क्या करता है, इसे काफ़ी अच्छा लगता है शहर में बातचीत करना, दोस्ती करना, आज़ादी इसको काफ़ी पसंद है, दोस्ती करना पसंद है, कॉन्वर्सेशन करना पसंद है। कहाँ पे, फ्रीडम मतलब शहर में। रिप्रेजेंट्स यूथ, विट एंड बैलेंस अमंग फूलिश पीपल। ये मूर्ख लोगों के बीच क्या है, एक यूथ, एक विट यानी कि बुद्धि, एक बैलेंस का प्रतीक है। कौन, एडवर्ड नोवेल, जिनको हम नेड करके भी पढ़ेंगे, एडवर्ड नेड। तो ये ध्यान रखना है, इनके बारे में हो गया। अब तीसरे नंबर पे है मास्टर स्टीफन। मास्टर स्टीफन कौन है, ये ओल्ड नोवेल के कंट्री कजिन है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये ओल्ड नोवेल के क्या है, मूर्ख देहाती चचेरा भाई। तो ये जो मास्टर स्टीफन है ना, ये ओल्ड नोवेल के बहुत ही सिली कंट्री कजिन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब ओल्ड नोवेल का ये मूर्ख देहाती चचेरा भाई है। ही डेस्परेटली वॉन्ट्स टू एक्ट लाइक अ फैशनेबल जेंटलमैन।
तो ये कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका ह्यूमर कैसा है, ये एक फैशनेबल सज्जन की तरह व्यवहार करने का बेताब रहता है। मतलब ये कैसा एक्ट करना चाहता है, एक फैशनेबल जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना इसको पसंद है। इसका ह्यूमर है प्रीटेंसनेस। इसका ह्यूमर क्या है, प्रीटेंसनेस यानी कि दिखावा करना। ठीक है, इसका ह्यूमर क्या है, यानी कि इसका स्वभाव क्या है, दिखावा करना, प्रीटेंसनेस यानी कि ही प्रिटेंड्स टू कल्चर बट इज इग्नोरेंट। ये किसके बारे में, ये संस्कारी होने का ढोंग करता है लेकिन है कैसा, अज्ञानी है, इग्नोरेंट है। ही लव्स टॉकिंग अबाउट हॉकिंग एंड ड्यूलिंग बट नोज नथिंग अबाउट देम। इसे ना हॉकिंग बहुत पसंद है, यानी कि पालने, ठीक है, बाज पालना। हॉकिंग मतलब क्या होता है, बाज पालना, ठीक है। और ड्यूलिंग मतलब होता है जो द्वंद्व युद्ध करना, इसको बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में बातें करना इसको काफ़ी पसंद है, लेकिन इसके बारे में ये कुछ नहीं जानता। बाज पालना कैसे है, ड्वेलिंग कैसे करना इसको पता नहीं, लेकिन हाँ इसके बारे में बात करना इसको काफ़ी पसंद है। तो ये हो गया इसका ह्यूमर, मास्टर स्टीफन का। अब नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है ब्रेन वर्म। ये कौन है ब्रेन वर्म, ये ओल्ड नॉवेल का क्लेवर एंड मिस्चीवियस सर्वेंट है, ठीक है। अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज हु कीप्स ट्रिकिंग अदर्स थ्रू आउट द प्ले। तो ये ध्यान रखना है कि ये भेष बदलने में माहिर है। इसका अगर हम ब्रेन वर्म का अगर ह्यूमर देखें, इसका बिहेवियर देखें, इसका व्यवहार देखें, तो ये डिस्गाइज होने में काफ़ी माहिर है। अब पूरे प्ले में ये दूसरों को धोखा देता रहता है, तो ये ध्यान रखना है। ही इज़ द इंजन ऑफ द प्लॉट। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ही इज़ द इंजन ऑफ द प्लॉट, ये प्लॉट का इंजन है। क्रिएटिंग कन्फ्यूज़न एंड कॉमेडी, यही प्ले में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, कॉमेडी पैदा करता है, यही ब्रेन वर्म, ठीक है। तो इसका ह्यूमर क्या है, हिज ह्यूमर इज़ हिज लव फॉर मिसचीफ एंड ट्रिकरी। इसका जो ह्यूमर है ये शरारत और छल कपट से उसका लगाव है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका ह्यूमर शरारत और छल कपट से उसका लगाव है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया था नोबल फैमिली के बारे में हम जान गए हैं, ओल्ड नोबल हैं इनके बारे में जान गए। एडवर्ड नोबल ये कौन है, इनका बेटा है, ओल्ड नोबल का इंटेलिजेंट विटी सन है। और उसके बाद आ जाते हैं मास्टर स्टीफन, ये ओल्ड नोबल का चचेरा भाई है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेन वर्म, ये कौन है, ये नौकर है ओल्ड नोबल का। अब हम काइटली हाउस होल्ड के बारे में जान लेते हैं, काइटली परिवार के बारे में, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था, ओके। अब हम काइटली परिवार के बारे में अगर जानेंगे तो काइटली कौन है, एक रिच मर्चेंट ऑफ लंदन है, यानी कि लंदन का एक अमीर व्यापारी है। हिज ह्यूमर इज जेलसी। इसका ह्यूमर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, जेलसी, ईर्ष्या। ही इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया दैट हिज वाइफ इज़ अनफेथफुल। इसे हमेशा ये जुनून रहता है कि इसकी जो पत्नी है वो बेवफा है, यानी कि ये ईर्ष्या में भरा रहता है, इसका यही व्यवहार ही है। इसकी टेंडेंसी यही है कि ये जेलसी में भरा हुआ है और इसको यही जुनून है, ऑब्सेस ये हमेशा रहता है कि इसकी पत्नी क्या है, अनफेथफुल है। हिज सस्पिशियन एंड स्पाइंग कॉज क्योस इन हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो शक है, इसकी जो जासूसी है, उसकी पूरी परिवार में उथल पुथल मचा देती है। भाई जहाँ पे शक होगा, अब सोचो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में शक है तो सोचो उनकी लाइफ कैसी होगी। तो उसी तरह वो शक के बीच जासूसी करना, तो इनका परिवार में क्या होगा, क्योस ही फैल जाएगा। डेम काइटली कौन है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है डेम काइटली। डेम काइटली कौन है, ये काइटली की इनोसेंट वाइफ है, जिनके बारे में ये शक कर रहा है, डाउट में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। सी सफर्स बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड अनजस्ट जेलसी। तो ये क्या है, ये क्या करती है, ये अपने पति की अनजस्ट जेलसी मतलब बेकार की जेलसी के कारण बेचारी ये सफ़र कर रही है। जो जेलसी यानी कि जो ये शक कर रहा है अपनी बीवी पर, ये काइटली साहब जो अपनी बीवी पर शक कर रहे हैं वो बेकार का शक है जिसको ये सफ़र कर रही है, डेम काइटली। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, अगला जो कैरेक्टर है ब्रिजेट। ब्रिजेट कौन है, ये काइटली का काइंड एंड मॉडेस्ट सिस्टर है। काइटली की ये काइंड एंड मॉडेस्ट सिस्टर है, काइटली की बहुत दयालु, बहुत शालीन बहन है। सी फॉल्स इन लव विद नेड नोबल। ये किससे प्यार करती है, तो नेड नोबल से प्यार करने लगती है, लीडिंग टू द रोमांटिक सब प्लॉट, जिससे रोमांटिक कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे नेड नोबल कौन है, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं, नेड नोबल कौन है, ये रहा एडवर्ड नोबल या नेड नोबल इसे कहते हैं। ये किसका बेटा है, ये ओल्ड नोबल का बेटा है। और इसी से कौन प्यार करता है, काइटली की सिस्टर, काइटली की बहन ब्रिजेट प्यार करती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम ये सब प्ले में पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डाउनराइट। डाउनराइट कौन है? ये काइटली का हाफ ब्रदर है। हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई, ठीक है, यानी कि स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, ये हाफ ब्रदर है। ही इज़ ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड ईजली एंगर्ड। ये कैसा है? ये काफ़ी ईमानदार है, सीधा है और आसानी से गुस्सा होने वाला है, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता है। हिज ह्यूमर, इसका ह्यूमर कैसा है, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है? इसका ह्यूमर थोड़ा सा कॉलरिक ब्लंटनेस है। ही स्पीक्स हिज माइंड टू क्विकली, यानी कि इसका जो ह्यूमर है थोड़ा क्रोधी टाइप का है, मुँह फट स्वभाव का है। कॉलरिक ब्लंटनेस मतलब होता है मुँह फट स्वभाव का, और ये बहुत जल्दी अपने मन की बात कह देता है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग मुँह फट होते हैं, फ्रैंक टाइप के होते हैं, कैंडिड पर्सन होते हैं, जो भी उनके मन में बातें आई वो कह दिया, तो कुछ इसी टाइप का बंदा है ये, ठीक है। कौन? डाउनराइट है। ये कौन रहता है? काइटली का सौतेला भाई। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो कैरेक्टर है वेल ब्रेड। वेल ब्रेड कौन है? ये ब्रदर ऑफ डेम काइटली एंड फ्रेंड ऑफ नेड नोवेल। ध्यान से देखना, इसलिए मैं कैरेक्टर को इतने अच्छे से समझा रही हूँ ताकि कहानी जब हम पढ़े ना तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाए। तो ब्रदर ऑफ डेम काइटली, ये जो वेल ब्रेड है ना, ये डेम काइटली यानी कि काइटली की बीबी यही रहती है डेम काइटली, और डेम काइटली का ये भाई रहता है कौन? वेल ब्रेड, ठीक है। वेल ब्रेड कौन है? ये डेम काइटली का भाई है और नेड नोवेल का ये दोस्त है। नेड नोवेल कौन है? नोवेल, अभी फिर से वापस जा रहे हैं, नोवेल का बेटा है, ओल्ड नोवेल का बेटा ये रहा नेड नोवेल, जिससे इसकी बहन प्यार भी करती है, ब्रिजेट, और वेल ब्रेड भी इसी का दोस्त है नेड नोवेल का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और वेल ब्रेड इसका डेम काइटली का भी भाई है, ठीक है। और डेम काइटली कौन होती है? काइटली की बीवी, ओके। अ विटी एंड प्लेफुल जेंटलमैन हु लव्स फन एंड मिसचीफ। ये कैसा है? इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बहुत ही मजाकिया एंड चंचल सज्जन है, जिसे मौज मस्ती शरारत पसंद है। ये कैसा है? बहुत ही प्लेफुल जेंटलमैन है, जिसे सिर्फ फन करना अच्छा लगता है, शरारत करना अच्छा लगता है। ही इनकरेजेस अदर्स फॉलीज फॉर अम्यूजमेंट। तो ये इंटरटेन के लिए ना दूसरों की मूर्खता को भी बहुत प्रोत्साहित करता है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं द गैलेंट, द सिटी जेंटलमैन, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम सिटी के जेंटलमैन यानी कि शहर के जो और भी जेंटलमैन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये भी कैरेक्टर ही हैं, ठीक है। जो शहर के और जेंटलमैन हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, इन्हें कहेंगे द गैलेंट्स। तो सबसे पहले है कैप्टन, ठीक है, कैप्टन बोबाडिल। कैप्टन बोबाडिल कौन है? ये एक बूस्टफुल सोल्जर है, लिविंग कॉप्स हाउस। ये कॉप के घर में रहने वाला एक डींगे हाँकने वाला सोल्जर है। बूस्टफुल सोल्जर, बूस्टफुल मतलब क्या होता है? जो जिसको डींगे हाँकना, जो डींगे हाँकता है, डींगे मारना, ठीक है। बूस्टफुल सोल्जर है, ये कॉप के घर में रह रहा है, ठीक है। कॉप के घर में रहने वाला एक डींगे हाँकने वाला सिपाही है। प्रिटेंस टू बी ग्रेट वॉर हीरो बट इज रियली अ कावर्ड। और ये ना एक ना महान युद्ध नायक होने का दिखावा करता है, यानी कि एक ग्रेट वॉर हीरो होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में ये कायर है। हिज ह्यूमर इज़ फॉल्स ब्रेवरी एंड बूस्टिंग। इसका ह्यूमर कैसा है? इसका ह्यूमर झूठी बहादुरी और सेखी बघारना है, ठीक है। इसका ह्यूमर कैसा है कि झूठी बहादुरी है, तो बहादुरी नहीं इसके अंदर, लेकिन झूठी बहादुरी को दिखाना, सेखी बघारना, डिंगे हाँकना, यही इसका ह्यूमर, यही इसका स्वभाव है। ही इज़ अ माइल्स ग्लोरियस फिगर, अ क्लासिक ब्रैगरेट सोल्जर फ्रॉम रोमन कॉमेडी। तो ये एक माइल्स ग्लोरियस जैसा किरदार है, यानी कि एक माइल्स ग्लोरियस जैसा फिगर है, जैसा कैरेक्टर है, जैसे रोमन कॉमेडी का क्लासिक सेखीबाजी सैनिक होता था, उसी टाइप का ये है। नेक्स्ट पे आएंगे मास्टर मैथ्यू। ये कौन है? ये फुलिस सिटी पोएट टेस्टर है, यानी कि फेक पोएट है। जो मास्टर मैथ्यू है ये एक मूर्ख शहरी कवि है, यानी कि कवि होने का ये भी ढोंग करने वाला है। हिज ह्यूमर इज़ वैनिटी एंड प्रिटेंशन टू आर्ट। ये क्या दिखाता है? इसका जो ह्यूमर है ना, ये घमंड और कला को दिखावा करता है। ही स्टील्स पोइट्री फ्रॉम अदर्स एंड प्रिटेंड्स इट इज़ हिज ओन। ये क्या करता है? दूसरों की पोइट्री चुराता है और दिखावा करता है कि ये उसकी अपनी है, यानी कि दूसरे के वर्क को चुरा कर कहता है ये मेरा है, कुछ इस तरह है। अदर कैरेक्टर की अगर बात करेंगे तो जस्टिस क्लीमेंट भी हैं, ठीक है। जस्टिस क्लीमेंट बहुत ही वाइज, विटी एंड फेयर जज हैं, हु रिजॉल्व ऑल कन्फ्यूजन एट द एंड। जो लास्ट में क्या करते हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन प्ले में हुए रहते हैं सब कुछ यही सुलझाते हैं, अपने तर्क और न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉब कौन है? अ पुअर वाटर बैरियर है, अ लोअर क्लास कैरेक्टर हु प्रोवाइड्स रस्टिक ह्यूमर एंड एड्स रियलिज्म। कॉब कौन है? एक गरीब पानी ढोने वाला है, यानी कि एक लोअर क्लास कैरेक्टर है जो क्या करता है? जो रस्टिक ह्यूमर पैदा करता है। यहाँ पे ह्यूमर जो है ना ये हाथ से है,
ठीक है, यहाँ पे इसके व्यवहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक देहाती हास्य पैदा करता है, यानी कि कॉमिक पैदा करता है और रियलिज्म से जोड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी मेजर थीम्स एक्सप्लेन की अगर हम बात करें, कैरेक्टर हो गए हैं, सारे कैरेक्टर हो गए हैं। इस प्ले की थीम की अगर बात करेंगे, सटायर ऑफ ह्यूमन फॉली। इस प्ले में इन्होंने क्या किया है, जो मानवीय मूर्खता पर व्यंग किया कि इंसान कैसे कैसे फूलिश वर्क करते हैं, फूलिश एक्ट करते हैं, उन पर इन्होंने क्या किया है, व्यंग किया है, सटायर किया है। जैसे कि जॉनसन लॉफ एट ह्यूमन स्टूपिडिटी, जेलसी, वैनिटी, फॉल्स प्राइड, फूलिश प्रिटेंशन। तो जॉनसन जो है ना, इंसान की जो बेवकूफ़ी है एंड जो जैसे कि ईर्ष्या, घमंड, झूठी शान, मूर्खतापूर्ण दिखावे पर जॉनसन हंस रहे हैं। वे चाहते कि लोग अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें, तो इस पर एक क्या है, सटायर है। इस प्ले में यही दिखाया गया है। ही वॉन्टेड पीपल टू रिकग्नाइज देयर ओन वीकनेस एंड करेक्ट देम। दूसरा जो इसकी थीम है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि इस प्ले में क्या दिखाया गया, दिखावा वर्सेस हकीकत। यानी कि कई कैरेक्टर, मेनी कैरेक्टर प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट, सोल्जर, पोएट और जेंटलमैन। जॉनसन सो हाउ फॉल्स अपीयरेंस कॉज कंफ्यूजन एंड कॉमेडी। तो इस प्ले में कई कैरेक्टर ऐसा होने का दिखावा करते हैं जो एक्चुअल में वो नहीं है, जैसे कि सोल्जर, पोएट, जेंटलमैन। जॉनसन दिखाते हैं कि कैसा झूठा दिखावा कन्फ्यूज़न और कॉमेडी पैदा करता है। तीसरा जो थीम है इस प्ले का, जेलसी है इस प्ले में, यानी कि काइटली कैरेक्टर्स हो हाउ जेलसी डिस्ट्रॉयड पीस एंड क्रिएट्स अननेसेसरी पेन। काइटली क्या करता है, काइटली जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो अपनी बीवी पर शक करता है और उसी शक की वजह से उसके घर में शांति है वो भंग हो गई है, यानी कि ईर्ष्या क्या कर रही है, शांति को नष्ट कर दे रही है। तो काइटली का किरदार हमें ये दिखाता है कि कैसे ईर्ष्या यानी कि जेलसी शांति को नष्ट कर देती है और अननेसेसरी दर्द पैदा करती है। उसके डाउट ही उसे क्या बनाते हैं, रिडिकुलस बना देते हैं। ठीक है, और अगला जो थीम है, विट वर्सेस फॉली, यानी कि बुद्धि वर्सेस मूर्खता। तो ये प्ले हमें क्या दिखाता है, ये प्ले जैसे कि द प्ले कंट्रास्ट क्लेवर इंटेलिजेंट कैरेक्टर लाइक वेल ब्रेड, नेड एंड ब्रेन वॉर्म। तो इस प्ले में जो बहुत बुद्धिमान कैरेक्टर हैं, तो कौन है, वो आपके वेल ब्रेड है, नेड है, ब्रेन वॉर्म है। इनकी तुलना ना कुछ मूर्ख कैरेक्टर जैसे कि बोबाडिल, मैथ्यू और स्टीफन से करता है। तो जॉनसन यहाँ पे सच्ची बुद्धिमत्ता का जश्न मनाते हैं, यानी कि सच्ची बुद्धि क्या होती है वो दिखाते हैं और खोखले दिखावे का इस प्ले में मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अगली जो थीम है, ऑर्डर एंड जस्टिस। तो इस प्ले में ऑर्डर एंड जस्टिस यानी कि सारे कन्फ्यूज़न जो होते हैं प्ले में, लास्ट में क्या होता है कि जस्टिस, क्लेमेंट, व्यवस्था और रिस्टोर ऑर्डर एंड हार्मनी, यानी कि सारी चीज़ें जो भी प्ले में जितनी भी कन्फ्यूज़न होते हैं, सारी चीज़ें लास्ट में सब कुछ रिजॉल्व हो जाती है। एंड ही डजंट पनिश पीपल हार्शली बट टीच मॉरल लेसन्स। तो वो लोगों को ना क्या करते हैं, पनिश नहीं देते हैं बल्कि मॉरल सबक सिखाते हैं। तो उनकी भूमिका जॉनसन को इस विश्वास को दिखाती है कि कॉमेडी को मनोरंजन, इंटरटेन के साथ साथ शिक्षित भी करना चाहिए। अगर आप कॉमेडी लिख रहे हो, कॉमेडी प्रस्तुत कर रहे हो, तो कॉमेडी के साथ साथ इंसान को लास्ट में एक मॉरल सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से प्ले स्टार्ट हो गया है, हमने सब कर लिया, कैरेक्टर, थीम सब कर लिया। यहाँ से प्ले स्टार्ट है। अब प्ले में जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, एक्ट 1 है, एक्ट 3 है, फिर है आपका एक्ट 4 है, एक्ट 5 है। ऑब्वियसली उसी टाइम का था बेन जॉनसन, जिस टाइम के शेक्सपियर थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम भी 5 एक्ट ही प्ले होते थे, तो 5 एक्ट में है ये प्ले, यहाँ तक है। चलिए फिर प्ले को ही देख लेते हैं, काफ़ी लेंदी क्लास हो जाएगी। क्या करेंगे हम, इसमें जॉनसन के वो भी चीज़ें कवर किए हैं ना, उनके अर्ली वर्क्स वगैरह। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्ट 1 में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स एंड दियर ह्यूमर्स। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं और उनके जो ह्यूमर है, उनके जो स्वभाव है, उनके बारे में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे। द प्ले बिगिंस इन द हाउस ऑफ ओल्ड नोबल, अ वेल्दी एंड प्रोटेक्टिव फादर। ही लव्स हिज सन एडवर्ड, यानी कि एडवर्ड नोबल या नेड नोबल, ठीक है, बट वरीज टू मच अबाउट हिज मोरालिटी एंड बिहेवियर। तो प्ले जो है ना, ये प्ले की शुरुआत कैसे होती है, प्ले शुरू होता है ओल्ड नॉवल के घर से होता है। ठीक है, जो ओल्ड नॉवल, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था कैरेक्टर के बारे में कि ओल्ड नॉवल कैसे हैं, एक अमीर और ओवर प्रोटेक्टिव फादर है और ये अपने बेटे, इनके बेटे का नाम है एडवर्ड नॉवल या नेड नॉवल। तो अपने बेटे एडवर्ड नॉवल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी जो नैतिकता है, यानी कि इनके बेटे की जो मोरालिटी है और व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता भी करते हैं। अब यहाँ पे लेटर इंसिडेंट के बारे में जान लेते हैं कि एक लेटर इंसिडेंट होता है, पत्र की घटना,
ओल्ड नॉवल फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम वेल ब्रेड, अ विटी जेंटलमैन इनवाइटिंग नेड टू कम टू लंडन ओल्ड ज्वेलरी एरिया फॉर फन एंड पार्टीज। तो एक लेटर इंसिडेंट होता है कि ओल्ड नॉवल को ना वेल ब्रेड का एक पत्र मिलता है। थोड़ा सा लेटर इंसिडेंट, कहानी को थोड़ा सा यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है ना, इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अभी ये लेटर इंसिडेंट आ गया, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड नॉवल जो है ना, ओल्ड नॉवल को किसका पत्र मिलता है? वेल ब्रेड का। वेल ब्रेड का एक लेटर मिलता है, जो एक मजाकिया सज्जन है। वेल ब्रेड क्या है? एक बहुत ही विटी जेंटलमैन है, ठीक है। तो लेटर में ये लिखा रहता है कि लेटर में नेड को मौज मस्ती और पार्टियों के लिए लंदन के ओल्ड ज्यूरी इलाके में बुलाया गया है। किसको? नेड को इनवाइट किया गया है। अब नेड कौन है? ये रहे भाई साहब, नेड नॉवल, ठीक है। तो लेटर इनका आया था किसका? वेल ब्रेड का। अब ये वेल ब्रेड क्या, मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया है वेल ब्रेड कौन है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। वेल ब्रेड की अगर हम बात करें तो वेल ब्रेड कौन है? ये डेम काइटली का भाई है और नेड नॉवल का ही दोस्त है, जो मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको एक लेटर मिलता है। वो लेटर किसका रहता है? वेल ब्रेड का। और इस लेटर में ना नेड को इनवाइट किया जाता है। क्यों इनवाइट किया जाता है? नेड को ना मौज मस्ती पार्टियों में जाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इनको मौज मस्ती और पार्टियों के लिए लंदन के ओल्ड ज्यूरी इलाके में बुलाया गया है। तो ये लेटर इनके फादर को मिल जाता है, ओल्ड नॉवल को, जो ये बेचारे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? व्हेन ओल्ड नॉवल रीड्स दिस लेटर ही बिकम एनेक्सियस थिंकिंग हिज सन इज मिक्सिंग विद बैड कंपनी। समझ में आया? और जैसे ही ये लेटर मिलता है, जैसे भाई कोई भी फादर होगा, लड़का बड़ा हो गया है और अपने लड़के को लेके काफ़ी चिंतित होगा, ओवर प्रोटेक्टिव होगा, बहुत प्यार करेगा, तो वो सोचेगा ना कि मेरा जो बेटा है वो अच्छी संगति में रहे, ख़राब संगति में क्यों रहे, है ना। वो हर चीज़ पे ध्यान देगा अपने बेटे के, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कि कौन उसके दोस्त हैं, कौन बैड कंपनी में है कि गुड कंपनी के, यानी कि उसके अच्छे दोस्त हैं कि बुरे, उसकी संगति कैसी है, कहाँ है। ये होता है ओवर प्रोटेक्टिव फादर। तो ये यूँ कहो या ओवर प्रोटेक्टिव कहो, या यूँ बोलो कि उसके लाइफ में दखल अंदाजी करना। अगर बेटे के थ्रू देखा जाए तो उसके लाइफ में दखल अंदाजी करना, यही हुआ ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बाप तो हर चीज़ को ध्यान रख रहा है कि मेरा बेटा कहीं गलत संगत में ना पड़े। तो बेटा यहाँ पे इन बाप को ना एक लेटर मिलता है। अब ये वेल ब्रेड नेड का दोस्त है, नेड नॉवल का। तो बाप को एक लेटर मिलता है। लेटर में साफ साफ लिखा है, नेड को बुलाया गया है कि आओ चलो हम लोग पार्टी करते हैं, फ़न करते हैं। कहाँ पे? लंदन के जो ओल्ड ज्यूरी एक इलाका है वहाँ पे, जहाँ पे सारे फ़न वगैरह होते हैं, पार्टी वगैरह होती है। तो बाप ने लेटर पढ़ लिया। अब क्या हुआ? जब ओल्ड नॉवल इस लेटर को पढ़ लिए तो वो बहुत ज़्यादा चिंता हो जाते हैं। बेटा नहीं पढ़ा लेकिन बाप पढ़ा। वो ये सोच कर कि उनका बेटा कहीं बुरी संगत में पढ़ रहा है, भाई फ़न कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, यहाँ वहाँ पार्टियाँ कर रहा है, तो मेरा बेटा क्या है, बहुत बुरी संगति में पड़ गया है। फिर क्या होता है? ही डिसाइड टू फॉलो हिज सन सीक्रेटली टू स्पाई हिम। अब ये क्या करते हैं? वो चुपके से अपने बेटे का पीछा करके और उस पर जासूसी करने का फैसला करते हैं कि चलो कहाँ जा रहा है, जिसको देखूंगा कहाँ जा रहा है, क्या करता है ये, इसके दोस्त कैसे हैं। ओवर प्रोटेक्टिव फादर यही करता है। तो ये बेचारे क्या हुए, डिसाइड कर लिए चलो मैं इसके पीछे जाता हूँ। जैसे आजकल के लड़के लड़कियाँ माँ बाप करते हैं, लड़के लड़कियों के, आजकल तो नहीं लेकिन बहुत ऐसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होंगे तो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर कहाँ जा रहा है, इसकी संगति क्या है, इसके दोस्त कैसे हैं, अच्छे दोस्त है कि खराब संगति में पड़ रहा, कुछ इस तरह। और यही स्टोरी है, ठीक है। फिर क्या होता है? हिज ह्यूमर इज एक्सेसिव पेरेंटल वरी एंड सस्पिशियन। इनका ह्यूमर क्या है? इनके फादर का, यानी कि ओल्ड नॉवल का, ओल्ड नॉवल का जो है ना, इनका ह्यूमर क्या है? इनका ह्यूमर ये है, इनका स्वभाव ये है कि ये एक्सेसिव पेरेंटल वरी है और सस्पिशियन है। यही ना कि अपने बेटे को लेके कुछ ज़्यादा ही ये क्या है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियन है ना, बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा शक अपने बेटे को लेके। फिर क्या होता है? नेक्स्ट वी मीट मास्टर स्टीफन ओल्ड नॉवल सिली कंट्री कजिन। फिर नेक्स्ट में हम क्या मिलते हैं? इसके बाद हम मास्टर स्टीफन से मिलते हैं, जो ओल्ड नॉवल का मूर्ख देहाती चचेरा भाई है, कजिन है, मैं कजिन बोलूँगी, ठीक है। ये बहुत ही सिली कंट्री कजिन है इनका, ओल्ड नॉवल का मास्टर स्टीफन भाई है, ठीक है, कजिन है। Stephen wants to look like a fashionable gentleman. He tries to act serious, melancholy and cultured, but he is foolish and clumsy. अगर बात करेंगे यहाँ पे
तो स्टीफन वॉन्ट्स टू लुक लाइक अ फैशनेबल जेंटलमैन, है ना। स्टीफन एक फैशनेबल सज्जन की तरह दिखना चाहता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया है। ही ट्राई टू एक्ट सीरियस मेलनकली कल्चर्ड बट ही इज़ फुलिश एंड क्लमजी। तो वो ना कोशिश करता है गंभीर बनना, उदास दिखना, संस्कारी होने का कोशिश करता है, संस्कारी होने का दिखावा करता है, लेकिन वो मूर्ख और अनाड़ी है नहीं। ही प्रिटेंड्स एंजॉय हॉबीज़ लाइक हॉकिंग एंड ड्यूलिंग बट ही नोज़ नथिंग अबाउट दिम। वो बार बार ये कहता है कि मुझे हॉकिंग करना बहुत पसंद है, यानी कि बाज पालना बहुत पसंद है, मुझे ड्वेलिंग करना बहुत पसंद है, इन सब का मैं शौक़ रखता हूँ। ये दिखावा करता है, लेकिन इनके बारे में इसको कुछ नहीं पता। तो ये आपका मास्टर स्टीफन है जो दिखावा। इसका ह्यूमर क्या है? प्रीटेंसियसनेस है, यानी ट्राइंग टू हार्ड बी व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, यानी कि ये क्या दिखाता है? जो वो नहीं है। इसका ह्यूमर ये है कि जो ये नहीं है वो बनने का ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। देन द सीन शिफ्ट टू लंदन वेयर वी मीट न्यू कैरेक्टर्स। उसके बाद सीन कहाँ पे? लंदन की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हम नए कैरेक्टर से मिलते हैं। अब इसमें नया कैरेक्टर क्या है? मैथ्यू। मैंने सब बता दिया ना, ऊपर सब बताया अभी मैंने कि जो ओल्ड नॉवेल है वो अपने बेटे को लेकर चिंतित है, उनका ह्यूमर क्या है? ओवर प्रोडक्टिव है। उसके बाद ये आ जाते हैं मास्टर स्टीफन, ये बहुत ज़्यादा, ये उनके भाई हैं, ओल्ड नॉवेल के कजिन हैं। और ये कैसा है? जो ये बंदा है नहीं, ये होने का दिखावा करता है, यानी कि इसके हॉकिंग ड्यूलिंग कहता है मुझे बहुत पसंद है, शौक़ रखता है, लेकिन इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, ये दिखावा करता है, डींगे हाँकता है, इसका ह्यूमर यही है। ठीक है, उसके बाद कहानी क्या होती है? कहानी लंदन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। लंदन में हम कुछ और कैरेक्टर से मिलते हैं। वो कैरेक्टर कौन है? सबसे पहले मैथ्यू। मैथ्यू कौन है? ये एक फेक पोएट है हु स्टील्स अदर पीपल पोएट्री टू इम्प्रेस वीमेन। ऐसे होते हैं इंसान। ठीक है, लास्ट में हम इसको समझेंगे। ये जो मैथ्यू है ना, एक फेक पोएट है। ये क्या करता है? एक नकली पोएट है जो महिलाओं को ना, महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए ना दूसरे लोगों की कविताएं चुराता है, कि ये अब कहता है कि ये मैंने लिखा है, महिलाओं को इम्प्रेस। अभी आप मूवी देख रहे होंगे, बहुत सारी कहानी एक साथ चलती रहती है ना, कभी इनका दिखा दिया, कभी उनका दिखा दिया, कभी और कहानी चल रही है। उसी तरह ये भी कहानी चल रही है। तो कभी उनका दिखा रहा है ओल्ड नॉवेल का, तो कभी मास्टर स्टीफन का दिखा रहा है, कहीं कहानी फिर लंदन की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, तो लंदन की तरफ मैथ्यू को दिखाने लगे, बोबाडिल को दिखाने लग जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे, ये जो मैथ्यू है ये एक फेक पोएट है। इसको ना महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए ये क्या कहता है कि दूसरों की कविताएं चुरा लेता है और कहता है मैं लिखता हूँ, ये कविता किसने लिखी है? मैंने लिखी, ताकि वो महिलाओं को क्या कर सके? इम्प्रेस कर सके। तो इसका ह्यूमर कैसा है? बहुत ही वैनिटी एंड फॉल्स विट है, यानी कि बहुत घमंड और झूठी बुद्धि वाला इसका ह्यूमर है, इसका जो स्वभाव है। नेक्स्ट पे आएंगे कैप्टन बोबाडिल। अब ये कैप्टन बोबाडिल ये बहुत ही बूस्टफुल सोल्जर है हु टेल्स वाइल्ड स्टोरीज अबाउट हिज ब्रेवरी बट इज़ एक्चुअली कावर्ड। ये भी कुछ डींगे हाँकने वाला ही है, ये भी डींगे हाँकने वाला ही सोल्जर है जो अपनी बहादुरी की जंगली कहानियाँ सुनाता है लोगों को, लेकिन असल में ये कायर बंदा है। अंदर से देखेंगे तो इसका जो ह्यूमर है ना, ये फॉल्स प्राइड एंड कावर्डाइज है, यानी कि झूठा गर्व है, ज़बरदस्ती का। कहता है कि मैं डींगे हाँकता हूँ, मैं इनको मार दिया, मैंने बहुत सारी जंगली कहानियाँ सुनाता है, शेर से लड़ गया, ऐसा वैसा। बट अंदर से ये कैसा है? बहुत ही कायर है। तो इसका ह्यूमर क्या है? प्राइड एंड कावर्डाइज। तो मैथ्यू एंड बोबाडिल आर फ्रेंड्स एंड ऑफन मेक फूल्स देमसेल्फ। मैथ्यू और बोबाडिल ये दोनों दोस्त हैं, दोनों ही जैसे हैं, मतलब वो भी नकली पोएट बनने का नाटक करता है और ये तो है ही है। तो ये दोनों क्या है? दोस्त हैं, और अक्सर खुद को मूर्ख बनाते रहते हैं। अक्सर ये लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कहानी आ जाती है एक्ट 2 में। एक्ट 2 हमें क्या दिखाएगा? जेलसी एंड डिसेप्शन बिगन, यानी कि कहानी जो एक्ट 2 है ना, ईर्ष्या और धोखे की शुरुआत यहीं से होती है। वी मूव टू द होम ऑफ काइटली। अब हम काइटली के घर की तरफ चलते हैं, कहानी काइटली के घर की तरफ चली गई। ठीक है, आर रिच मर्चेंट ही इज सीरियस मैन बट हिज ह्यूमर इज जेलसी। जैसे कि मैंने इसके बारे में बता दिया था, काइटली के बारे में। कहानी चली गई अब काइटली के परिवार में, हम चलते हैं काइटली के परिवार में। काइटली एक बहुत ही गंभीर आदमी है, लेकिन इसका ह्यूमर कैसा है? जेलसी है, ये ईर्ष्या से भरा है। ही कॉन्स्टेंटली फियर दैट हिज वाइफ इज अनफेथफुल टू हिम। ही सस्पेक्ट एवरी मैन हु टॉक्स टू हर एंड इवन स्पाइज ऑन हर सीक्रेटली। इस बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि ये ईर्ष्या से भरा हुआ, शक से भरा हुआ है। इसे हमेशा डर लगता रहता है कि इसकी पत्नी इसके प्रति बेवफा है, और वह हर उस आदमी पर शक करता है जो, मतलब जिस आदमी से इसकी पत्नी बात करती है, यहाँ तक कि वो उस पर छिपकर जासूसी भी करता है अपनी पत्नी की। काइटली ये है। काइटली का जो स्टेप भाई है डाउनराइट,
अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो भी आ गया है इसी कहानी में। तो काइटली का ये सौतेला भाई है डाउनराइट, इसके बारे में बात करें, ये बहुत ही ब्लंट, ऑनेस्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैन हु हेट्स प्रिटेंसेस लाइक पीपल लाइक बोबाडिल एंड मैथ्यू। तो ये ध्यान रखना है कि जो काइटली का जो मुंहफट भाई है डाउनराइट, ये बहुत ही मुंहफट है, ईमानदार है, लेकिन गुस्सैल आदमी है, जो बोबाडिल और मैथ्यू जैसे इंसानों, दिखावा करने वाले शहरी लोगों से काफ़ी नफरत करता है। बोबाडिल, मैथ्यू, ये दोनों दिखावा करने वाले लोग हैं और इनसे काफ़ी नफरत करता है ये डाउनराइट, क्योंकि डाउनराइट एक क्या है, एक बहुत ही कैंडिड पर्सन है, ठीक है। फिर इसी बीच क्या होता है, मीनवाइल ब्रेन वर्म, ओल्ड नॉवल क्लेवर सर्वेंट प्लान्स टू हेल्प यंग नेड नॉवल। इस बीच कहानी दूसरी तरफ जाती है। इस बीच जो ओल्ड नॉवल होता है, ये जो ब्रेन वर्म है ना, ये ओल्ड नॉवल का चालाक नौकर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिस्गाइज होने में, यानी कि अपने आप को भेष बदलने में काफ़ी माहिर है और ऐसे ही कई लोगों को धोखा भी देता है। तो ये क्या करता है ना, ये इसकी नेड नॉवल की मदद करने के लिए, अब चूंकि इसका फादर काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव है तो इस पर ध्यान देता रहता है, कहीं आने जाने नहीं देता, इसी वजह से इसकी मदद करने के लिए, नेड नॉवल की मदद करने के लिए ब्रेन वर्म क्या करता है, खुद को एक यहाँ पे है, ये अपने आप को ना क्या कर लेता है, डिस्गाइज कर लेता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और एक पुअर सोल्जर नाम फिज शोर्ड, अपने आप को ये डिस्गाइज करके एक फिज शॉर्ड नाम के गरीब सैनिक का भेष बदल लेता है, ठीक है। और ओल्ड नॉवल से रोड पर ये मिलता है, ठीक है, ताकि इसकी मदद किया जाए नेड नॉवल की। तो नेड नॉवल की मदद करने के लिए ये सब करता है, ठीक है। ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एंड फिज शॉर्ड नाम जब मतलब जब ये डिस्गाइज कर लेता है तो फिज शॉर्ड नाम रखता है, एक गरीब सोल्जर बन जाता है। ही ट्रिक्स द ओल्ड मैन इनटू हायरिंग हिम एज अ सर्वेंट, तो वो ट्रिक करता है, वह बूढ़े आदमी को धोखा देकर खुद को नौकर के रूप में बताता है कि क्या हूँ, विदाउट रिवीलिंग हु इज़ रियली, और एक्चुअल में वो नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, ब्रेन वर्म डिस्गाइज अलाउज हिम टू कंट्रोल एंड मिसलीड द अदर कैरेक्टर क्रिएटिंग मच ऑफ द कॉमेडी। ब्रेन वर्म का भेष बदलना उसे दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करना, गुमराह करने का मौका देता है, जिससे बहुत सारी कॉमेडी इस प्ले में पैदा होती है। तो ब्रेन वर्म जो कि अब भेष बदल लिया है, वो कई भेष बदलता है, मतलब जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो भेष बदल कर लोगों को क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है, और जिससे कॉमेडी में एक अच्छी खासी कॉमेडी पैदा हो जाती है। तो एक्ट थर्ड में आ जाएंगे हम, कन्फ्यूज़न एंड जेलसी ग्रो। जो कन्फ्यूज़न प्ले में हुआ है ना, यानी कि ब्रेन वर्म का भेष बदलना, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो चुकी है, और जेलसी तो बढ़ ही रही है काइटली की, तो ये बढ़ती ही जाती है। देखते हैं क्या होता है एक्ट थर्ड में। एक्ट थर्ड में क्या होता है कि द एक्शन मूव्स टू अ टेवरन, अ बार, वेयर वेल ब्रेड नेड नोवल, मास्टर स्टीफन, कैप्टन बोबाडिल गैदर। दे लव ड्रिंक एंड बूस्ट, स्पेशली बोबाडिल हु कंटिन्यू टू ब्रैग अबाउट दिस इमेजरी बैटल, ठीक है। यहाँ तक समझ लेते हैं। उसके बाद एक्ट थर्ड में कहानी शिफ्ट होती है टेवरन की तरफ। कहानी कहाँ, स्टोरी कहाँ शिफ्ट होती है, टेवरन, यानी कि एक बार, एक शराब खाने में चली जाती है कहानी। अब इस शराब खाने में कौन कौन बैठा है, वेलब्रेड बैठा है, नेड नॉवल बैठा है, नेड नॉवल वही ओल्ड नॉवल का बेटा, मास्टर स्टीफन है, ये ओल्ड नॉवल का कजिन है, कैप्टन बोबाडिल है, ये सारे इकट्ठा होकर उस शराब खाने में बैठे हैं और शराब पी रहे हैं, ठीक है। ये लोग शराब पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि डींगे हाँक रहे हैं। स्पेशली जो बोबाडिल है वो अपनी काल्पनिक लड़ाइयों के बारे में सेखी बगाना जारी रख रहा है, यानी कि अपनी अपनी लड़ाइयाँ बता रहा होगा कि मैंने यहाँ लड़ा, मैंने बहुत बहादुरी से लड़ा, और अंदर से वो बहुत डरपोक है, बहुत कायर है, लेकिन वो डींगे हाँक रहा है अपने बारे में, अपनी काल्पनिक इमेजरी बैटल के बारे में बता रहा है। चारों पाँचों लोग बैठे हैं शराब खाने में, तो ये चीज़ें। फिर ही इवन ऑफर टू टीच मास्टर स्टीफन हाउ टू डुअल, और इसी बीच ये क्या करता है, प्रिटेंडिंग टू बी फेंसिंग एक्सपर्ट एंड चार्ज हिम टू द स्मॉल फी। सारे लोग बैठे हैं। फिर इस बीच ये क्या करता है, वो मास्टर स्टीफन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें डुअल सिखाऊंगा। डुअल सिखाने की पेशकश भी करता है कौन, बोबाडिल। मास्टर स्टीफन से कहेगा कि मैं तुम्हें डुअल सिखा दूंगा। डुअल सिखाने में क्या है, तलवारबाजी का विशेषज्ञ होने का नाटक करता है कि मैं तो खुद एक एक्सपर्ट हूँ तलवारबाजी का, हाँ उसमें थोड़ी सी फीस लूँगा ज़रूर, और डुअल सिखाने के लिए। मतलब इतना ये हाँक रहा है, इतना मतलब डींगे हाँक रहा है कि क्या ही बताएं, ठीक है। आगे कहता है कि मैं तुम्हें डुअल तक सिखा दूंगा, और मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में, और मैं तुम्हें इस छोटी सी फीस लूँगा बस, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस शो द रिडिकुलस साइड ऑफ बोथ बोबाडिल एंड स्टीफन। फिर क्या होता है यहाँ पे, ये बोबाडिल और स्टीफन दोनों के रिडिकुलस पक्ष को दिखाया जाता है कि जो बोबाडिल है, स्टीफन है, दोनों का रिडिकुलस, यानी कि ऑब्वियसली ये रिडिकुलस पक्ष ही हुआ ना। फिर क्या होता है, मैथ्यू ज्वाइंस देम एंड शो ऑफ द पोएम्स विच आर स्टोलन, ही ट्राइज टू इम्प्रेस अदर्स विद हिज फॉल्स क्लेवर। अब यहाँ पे मैथ्यू भी आ गया उसी बीच में।
मैथ्यू भी उनके साथ शामिल हो जाता है, उन चारों पांचों के साथ उसी शराब खाने में। फिर ये भी तो डींगे हाँकने ही वाला है ना, एक फेक पोएट है मैथ्यू। ये आता है कहता है कि अरे जो मेरे पास बहुत सारी पोइट्री है, और ये जो पोइट्री रहती है ना ये चोरी की हुई रहती है, दूसरों की चोरी कर करके लाके कहता है कि मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है, ताकि दूसरों को प्रभावित किया जा सके, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कहता है ये पोइट्री मैं लिखता हूँ, इतनी अच्छी पोइट्री, ठीक है। एट द सेम टाइम बैक अ काइटली हाउस जेलेसी ईट्स अवे एट हिम। फिर उसी समय काइटली के घर का दिखाया जाती है, कहानी काइटली के घर की तरफ मुड़ जाती है। काइटली के घर की तरफ अगर हम कहानी शिफ्ट हो जाती है तो काइटली क्या है, जो ईर्ष्या, काइटली को ईर्ष्या अंदर ही अंदर खाए जा रही है, यानी कि इसका जो ईर्ष्या है, इसकी जो जेलेसी है वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई है, क्लाइमेक्स पे पहुंच गई इसकी जेलेसी। ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट कैश टू वॉच हिज वाइफ केयरफुली। ये क्या कहता है, इसकी जेलेसी इतनी बढ़ गई है ना कि जब वो सुनता है, ठीक है, इसकी जेलेसी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने सर्वेंट कैश को बुलाता है और कहता है कि जाओ मेरी पत्नी पर ध्यान रखो। मतलब इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरी पत्नी पर ध्यान रखने का इसको आदेश देता है कि जाके तुम ध्यान रखना, मेरी पत्नी से किसी से बात तो नहीं कर रही है। When he hears that well-bred and his wild friends are visiting, his suspicion grow even stronger। और जब ये सुनता है कि well-bred और उसके जो बिगड़ैल दोस्त हैं वो आ रहे हैं तो इसका शक और भी मजबूत हो जाता है, ठीक है। well-bred कौन रहता है, इसकी पत्नी का भाई रहता है, ठीक है, काइटली, डेम काइटली का भाई रहता है। तो जब ये जानता है ना, काइटली सुनता है कि इसका भाई आ रहा है, उसके साथ उसके बिगड़ैल दोस्त भी आ रहे हैं, तो इसका जो शक है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तुरंत कल्पना करने लग जाता है कि उनमें से कोई ऐसा ना हो कि मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करे, कोई ऐसा ना हो कि मेरी वाइफ के साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करे। भाई शक ही है तो किसी पे भी शक कर ले जाएगा इंसान, अगर शक में इतना पागल हुआ है ना। इसका ह्यूमर जो है ना, जेलेसी इज ड्राइविंग हिम मैड, इसकी जेलेसी इसे पागल बना रही है। इसीलिए कहते हैं इंसान को ना एकदम, कहते हैं ना, बैलेंस वे में चलना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेसिव अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, ना ही प्राइड ना ही जेलेसी। अगर कोई भी चीज़ इंसान का एक्सेस हो गया, चाहे वो प्राइड ही एक्सेस हो गया तो उसे ले डूबेगा, चाहे वो जेलेसी ही हो गई उसे ले डूबेगा। इसलिए कहते हैं हर चीज़ को बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए। अगर 4 फ्लूट्स हैं इंसान के, ह्यूमर है 4 ह्यूमर, तो 4 ह्यूमर का बैलेंस वे में होना चाहिए, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग इंसान काम करने लग जाएगा। जैसे काइटली के अंदर क्या था, जेलेसी सबसे ज़्यादा थी, इसके अंदर जो ह्यूमर था ना वो जेलेसी सबसे ज़्यादा थी, जो उसे पागल कर दी थी, इतना पागल कर दी थी कि उसको खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाएगी, प्राइड भी आ जाएगा इंसान के अंदर, घमंड आ जाएगा ना, तो वो भी यही होता है कि घमंड इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाती है तो हमको समझ में नहीं आता, हमें ले डूबता है घमंड। तो वही चीज़ें ये प्ले बेन जॉनसन दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो इसका ह्यूमर क्या है, जेलेसी, जो उसे पागल बना रही है। फिर मीनवाइल ब्रेन वर्म स्टिल डिस्गाइज कंटिन्यू टू फूल ओल्ड नॉवल गिविंग हिम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट नेड मूवमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी बीच जो ब्रेन वर्म है, जो अभी भी डिस्गाइज फॉर्म में है, अभी भी भेस में है, वो लगातार ओल्ड नॉवल को धोखा दे रहा है और नेड की जो मूवमेंट है उसके बारे में गलत जानकारी दे रहा है। वो ओल्ड नॉवल बेचारा परेशान है, इसको चाहिए अपने बेटे की, क्योंकि भाई ओवर प्रोटेक्टिव फादर है, उसको हर एक एक्टिविटीज़ अपने बेटे की जाननी है और इसी से पूछता है, ये लगातार झूठ बोल रहा है। अब ये भेस बदला, इसको नहीं पता ना कि मेरा नौकर है, ना तो कूट ना दे, है ना, लेकिन ये तो डिस्गाइज होके सामने आ रहा है, उसको बार बार गलत जानकारी दे रहा है कि तुम्हारा बेटा यहाँ है, अच्छे से है, अच्छी संगति में है, यहाँ वहाँ ऐसे, ठीक है, इसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ही कीप द फादर कन्फ्यूज एंड आउट ऑफ द वे, ये लगातार इसके जो फादर को कन्फ्यूजन बना के रखा है, भ्रमित करके रखा है, रास्ते से दूर रखता है। फिर एक्ट 4 में क्या होता है, क्योस एंड एक्सपोजर, यानी कि अराजकता पर्दाफाश होता है, यानी कि ऑल द प्लॉट लाइनेस है, ऑल द प्लॉट लाइनेस नाउ कम टुगेदर काइटली हाउस, द सिचुएशन टर्न्स क्योटिक। अब सारी कहानियाँ ना काइटली के घर पर एक साथ आ जाती है, यानी कि सब कुछ, सारी कहानी एक साथ आ जाएंगी। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी कि कहानी अलग अलग दिखाता है, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूज़न करना होगा तो लास्ट में ले आके कहानी एक जगह पे दे देता है, या सीरियल ही हो गया एक जगह पे दे देता है। तो उसी तरह यह भी अब यहाँ पे काइटली हाउस पे सारे कैरेक्टर आ गए हैं और सारी कहानियाँ काइटली के घर पर एक साथ हो जाती हैं और स्थिति जो हो जाती है ना वो क्योटिक हो जाती है, यानी कि अराजक हो जाती है। अब यहाँ पे डुअल सीन आ गया है।
डुअल सीन ये हो गया कि डाउनराइट गेट्स एंग्री विद द बोस्टफुल कैप्टन बोबाडिल एंड चैलेंजेस हिम टू डुअल. बोबाडिल टेरिफाइड मेक्स सिली एक्सक्यूजेस टू अवॉइड फाइटिंग. ही कवर्डाइज इज रिवील्ड एंड एवरीवन लाफ्स एट हिम. हिज ह्यूमर फॉल्स ब्रेवरी इज एक्सपोज्ड. फिर क्या होता है, जो बोबाडिल है ना, जो डींगे मार रहा था, ठीक है, जो डाउनराइट था, डाउनराइट डींगे हाँकने वाले कैप्टन बोबाडिल पर गुस्सा हो जाता है. डाउनराइट जो है, ठीक है, डाउनराइट जो होता है, ये जो डींगे हाँक रहा है लगातार बोबाडिल, इस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है चल चल डुअल कर ले. डुअल करने का चुनौती देता है. तो बोबाडिल जो कि डींगे हाँक रहा है, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, मैंने बहुत सारी लड़ाई, तो भाई ये सुनते सुनते बेचारा रह गया, तो कहे चलो मेरे साथ डुअल कर लो, तुमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं. अब क्या हुआ, जब इसने एक्चुअल में लड़ने की बात हुई तो ये बेचारा डर के मारे लड़ने से बचने के लिए बहुत सारा फुलिश क्या करने लग जाता है, बहुत सारा सिली एक्सक्यूजेस, बहाने करने लग जाते हैं. अब चूंकि तो ये कायर है, बस तो डींगे हाँक रहा है ना, कायर तो है ही है, अब इसे बचना है ना, इसको लड़ना थोड़ी ना है, लड़ना कहाँ आ रहा है इसको. तो ये क्या करता है, बहुत ही सिली एक्सक्यूजेस देता है, मूर्खतापूर्ण बहाने बनाता है. तो वहीं पे इसकी कायरता सामने आ जाती है, इसकी कायरता रिवील हो जाती है कि ये कायर है, ये तो बस ऐसे ही डींगे हाँक रहा था, ये कायर है. और सब लोग क्या हो जाते हैं, सब लोग इस पर हंसने लग जाते हैं. तो इसका ह्यूमर कैसा था, इसका ह्यूमर बहुत ही झूठी बहादुरी जो सबके सामने आ जाता है. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि झूठी बहादुरी दिखाना, ये भी चीज़ों के लोग होता है. फिर काइटली का जेलसी रेज. अब इधर जो काइटली है, जो ईर्ष्या में डूब गया है, ठीक है, काइटली पूरी तरह से ईर्ष्या में डूब जाता है. काइटली बिकम कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई जेलसी. काइटली पूरी तरह से ईर्ष्या में डूब गया है. ही सर्चेस हिज एंटायर हाउस अक्यूजिंग हिज वाइफ ऑफ हैविंग अ लवर. वो क्या करता है, अपने पूरे घर में, अपने पूरे घर की तलाशी लेता है और अपनी पत्नी पर एक प्रेमी रखने का आरोप भी लगाता है. बताओ, इतना इसकी जेलसी इतनी बढ़ गई कि ना कुछ मिला, ना कुछ, ना सबूत, ना प्रूफ, कुछ नहीं, डायरेक्ट आके अपनी पत्नी पे चिल्लाने लगा कि तुम्हारे पास, तुमने अपने कोई घर में, पूरे घर में तुमने कहीं अपने लवर्स को रखा है, छुपाया है. ठीक है, फिर क्या होता है, ही साउट्स क्राइज एंड कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रेस टू हिज इनोसेंट वाइफ एंड सर्वेंट. वो चिल्लाता है, रोता है और अपने मासूम पत्नी और नौकर को बहुत दुख पहुंचाता है. हिज बिहेवियर सो हाउ डिस्ट्रक्टिव जेलसी कैन बी. उसका बिहेवियर दिखाता है कि ईर्ष्या कितनी विनाशकारी हो सकती है. अगर किसी के अंदर ईर्ष्या है, थोड़ा बहुत है, समझ में आ रहा है, उस एक्सेसिव मात्रा में चला गया तो समझ लो वो पूरे घर को तहस नहस कर देगा. ठीक है, ईर्ष्या ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस मात्रा में है, एक देखो एक्सेस जो चीज़ें होती हैं ना, जब तक चीज़ें बैलेंस वे में रहती हैं तब तक ठीक है. अगर कोई वही चीज़ें एक्सेस में चली गई, कोई भी चीज़ एक्सेस है, तो कोई भी चीज़ एक्सेस हानिकारक ही है. फिर है ब्रेन वर्म स्ट्रिक कंटिन्यू. अब यहाँ पे ब्रेन वर्म जो है, जो अभी भी क्या कर रहा है, अपनी चालें जारी रखा है, अभी भी वो अपने नया भेष धारण करता है. ब्रेन वर्म नाउ टेक्स अ न्यू डिस्गाइज, दिस टाइम एज अ फॉर्मल अ सिटी ऑफिस कलर. अब ये फिर से नया भेष धारण कर लेता है, इस बार वो फॉर्मल का, ठीक है, फॉर्मल का एक शहर का आधिकारिक क्लर्क बनता है. ठीक है, ही ब्रिंग्स अ फेक अरेस्ट वारंट प्रिटेंडिंग टू अरेस्ट पीपल. एक शहर का अधिकारी बन जाता है, फॉर्मल नाम रख लेता है, वो लोगों को गिरफ्तार करने का नाटक करते हुए एक नकली गिरफ्तारी वारंट लाता है. फिर दिस एड्स मोर कन्फ्यूजन टू द ऑलरेडी क्योटिक सीन. ठीक है, वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आता है, मतलब ये क्या करता है, नया भेष धारण कर लेता है, एक ऑफिस क्लर्क बन के आ जाता है कि मैं तुम लोगों को आया हूँ गिरफ्तार करने के लिए. तो ये पहले से और भी ज़्यादा क्योटिक सीन और अधिक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है. ठीक है, फिर इस बीच क्या होता है, मीनवाइल नेड नोवेल एंड ब्रिजेट काइटली सिस्टर फॉल इन लव. इसी बीच जो नेड नोवेल है, नेड नोवेल कौन था, ओल्ड नोवेल का बेटा, और ब्रिजेट कौन थी, ये काइटली की बहन थी, काइटली की सिस्टर, डेम काइटली की नहीं, जो काइटली जो जेलसी में मर रहा है, तो काइटली की ये बहन है ब्रिजेट. ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं इसी बीच. ठीक है, इनका प्यार रोमांस करने लग जाते हैं. तो वेल ब्रेड जो कि नेड का ये दोस्त है, वेल ब्रेड सपोर्ट दियर रोमांस एंड हेल्प देम सीक्रेटली मैरी पार्टली टू एनॉय काइटली हु हेट्स डिसऑर्डर. इसी बीच क्या होता है, ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं. उसके बाद वेल ब्रेड क्या करता है, इनके रोमांस को सपोर्ट करता है और इनकी चुपके से शादी करा देता है, मदद कर देता है. कुछ हद तक काइटली को परेशान करने के लिए, जिसे अव्यवस्था से नफरत है, जानबूझ के इसकी चुपके से शादी करा देता है ताकि काइटली को परेशान किया जाए. काइटली को ना डिसऑर्डर चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं. भाई जेलेसी में अपनी बीवी पे ही जेलेसी इतना ज़्यादा कर रहा है, तो सोचो अपनी बहन को कैसे वो सपोर्ट कर पाता. तो इसीलिए वेल ब्रेड क्या करता है, सपोर्ट दोनों का करके दोनों की शादी करा देता है सीक्रेटली. फिर एक्ट 5 में आ जाती है कहानी, रेजुलेशन एंड जस्टिस में आ जाती है. अब सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न है ना इस प्ले में, भ्रम, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होगा. ऑल द कैरेक्टर्स आर फाइनली ब्रॉट बिफोर जस्टिस. क्लेमेंट, अ वाइज एंड ह्यूमरस जज, ही लिसन केयरफुली टू एवरीवन, स्टार्ट अनकवरिंग द ट्रूथ.
फिर क्या होता है यहाँ पे एक्ट 5 में अगर हम आ गए हैं तो सारे जितने भी कैरेक्टर हैं, सारे कैरेक्टर को लास्ट में जस्टिस क्लेमेंट के सामने लाया जाता है। जस्टिस क्लेमेंट ये जज रहते हैं जो कि एक बहुत ही वाइज और ह्यूमरस जज है, मजाकिया जज हैं। और ध्यान से ये सब की बातें जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ कोर्ट में, जज क्लेमेंट के पास सब लोग सारे जितने भी कैरेक्टर हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं, तो सब अपनी अपनी बातें रखते हैं और जज भी सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और सच्चाई को उजागर करना शुरू करते हैं। इसी बीच जो ब्रेन वर्म है, जो अभी भी डिस्गाइज था, रिवील ऑल हिज डिस्गाइज, अब ये यहाँ पे रिवील करता है जज के सामने, जो ब्रेन वर्म है अपने जितने भी डिस्गाइज है, जितने भी उसने भेष बदले हैं, जैसे कि फिड्स शॉर्ड का भेष बदला था उसने, फॉर्मल का भेष बदला था, और भी तो सारे जितने भेष हैं वो सबको रिवील करता है जज के सामने। ठीक है, खुलासा करता है, एडमिट हाउ टू फूल एवरीवन, और ये भी एडमिट करता है कि उसने कैसे लोगों को मूर्ख बनाया। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री जस्टिस क्लेमेंट लॉफ एट हिज क्लेवनेस, और जब ये अपनी सच्चाई सामने लाता है ब्रेन वर्म कि मैं डिस्गाइज होके कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो जज के सामने लाता, तो जज ना क्या करते हैं, गुस्सा होने के बजाय जज को ना उसकी क्लेवरनेस पर हंसते हैं, उसकी चतुराई पे हंसते हैं कि वाह क्या तुम्हारी चतुराई है ना। फिर बोबाडिल कावर्डाइज इज मेड पब्लिक एंड ही इज़ ह्यूमिलेटेड, जो बोबाडिल है, बोबाडिल की जो कायरता है वो सबके सामने आ जाती है और उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैथ्यू का जो प्लेजरिज्म है, यानी कि जो पोइट्री की चोरी है, वो भी सबको पता चल जाती है कि मैथ्यू जो है, यानी कि जज के सामने सारी कहानी सबकी रिवील हो जाती है, हर कैरेक्टर का। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न बने थे, हर कैरेक्टर की पोल खुल जाती है। तो मैथ्यू का जो साहित्यिक चोरी यानी कि कविता चुराना, ये भी सबको पता चल जाता है कि ये फेक पोएट है, इसके पास कोई कविता नहीं है, दूसरे की कविता लाके दिखा रहा था। फिर काइटली की जो जेलेसी सोन टू बी कम्प्लीटली बेसलेस, काइटली की जो जेलेसी थी, जो ईर्ष्या से भरी थी, वो क्या होती है, वो कम्प्लीटली बेसलेस होती है, यानी कि उसका कोई आधार ही नहीं था। ठीक है, वो निराधार साबित हो जाती है, यानी कि उसका जेलेसी करना कोई मतलब ही नहीं था। ओल्ड नॉवल जो है, ओल्ड नॉवल रियलाइज दैट हिज सन नेड इज़ नॉट इमॉर्टल एंड दैट हिज एक्सेसिव वरी वॉज फुलिश, तो ओल्ड नॉवल को भी एहसास होता है कि उनका जो बेटा है वो इमोरल नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे को लेके ज़्यादा ज़बरदस्ती का क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। अत्यधिक चिंता मूर्खता पूर्वक है, यानी कि फुलिश है। अगर आप ज़्यादा अपने बेटे को लेके चिंता कर रहे हो तो वो भी एक फुलिश है। ठीक है, ये इनको भी समझ में आ जाता है। फिर जस्टिस क्लेमेंट सो विजडम एंड काइंडनेस, ही डजंट पनिश एवरीवन हार्शली, इंस्टेड ही टीच देम अ मॉरल लेसन दैट पीपल शुड कंट्रोल दियर ह्यूमर्स, नॉट लेट वन इमोशन रूल दियर लाइफ्स। ही ऑल्सो ब्लेसेस एंड मैरिज ऑफ नेड नोवेल एंड ब्रिजेट विच वॉज ऑलरेडी टेकन प्लेस सीक्रेटली। फिर क्या होता है, जस्टिस क्लेमेंट के सामने सब कुछ आ जाता है जज के सामने। तो जज क्या कहते हैं, जज क्लेमेंट जो है ना वो बहुत ही बुद्धिमानी और दया दिखाते हैं, वो किसी को सज़ा नहीं देते हैं। अब सबकी सच्चाई जान जाते हैं लेकिन सज़ा नहीं देते हैं, इसके बजाय वो बल्कि एक नैतिक सबक सबको सिखाते हैं कि लोगों को अपना ह्यूमर, जो लोगों के पास ह्यूमर है ना, कहाँ गया ह्यूमर, कि लोगों को अपना ह्यूमर, यानी कि जो उसका ह्यूमर है, लोगों को अपना ह्यूमर को ना कंट्रोल करना चाहिए और किसी एक इमोशन को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। समझ में आया ना, किसी भी, यहाँ पे इन्होंने समझाया है, ये लास्ट में ये प्ले ये सबक दे रहा है कि आपका जो ह्यूमर है, यानी कि आपका जो स्वभाव है, कोई एक स्वभाव, हर एक जो भी स्वभाव आपके अंदर, जेलेसी, देखिए हर इंसान के अंदर होती है, जेलेसी भी होती है, हर इंसान अच्छा होता है, बुरा, अच्छाई बुराई हर इंसान के अंदर है, लेकिन ये नहीं कि एकदम बुरा हो जाओ, ये नहीं कि एकदम अच्छा हो जाओ, ये नहीं कि एकदम जेलेसी में भर जाओ, ये नहीं कि एकदम प्राइड में भर जाओ। कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में नहीं होनी चाहिए, अपने ह्यूमर को कंट्रोल करना चाहिए। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं अपने जीवन पर हावी नहीं होना देना चाहिए, यही चीज़ है, यही प्ले बता रहे हैं। तो और वो नेड नोवेल और जो ब्रिजेट है, इन्होंने जो सेक्रेटली शादी की थी, इनको आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेस भी करते हैं, जो पहले से इन्होंने चुपके से शादी करी थी। फाइनली जस्टिस क्लेमेंट इनवाइट्स एवरीवन टू फीस्ट एट हिज हाउस, टर्निंग कॉन्फ्लिक्ट इनटू सेलिब्रेशन। लास्ट में क्या होता है, जस्टिस क्लेमेंट सभी को अपने घर पर इन्वाइट करने के लिए, मतलब दावत के लिए इन्वाइट करते हैं, जिसमें सेलिब्रेशन पीस, लॉफ्टर एंड अंडरस्टैंडिंग रिप्लेस जेलेसी, लाइज एंड प्राइड, जिसे संघर्ष एक उत्सव में बदल जाता है। यानी कि जो प्ले में जितने भी संघर्ष थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, वो एक उत्सव में बदल जाता है। यानी कि जो जेलेसी है, जो झूठ है, जो घमंड की जगह शांति, हंसी और समझ ले लेती है। तो यही चीज़ें हैं, इसी में बेन जॉनसन ने यही चीज़ बताया है। ठीक है, और हमें एक चीज़ समझनी है जो मैंने ऊपर बता दिया था अभी, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। ओके, ये वाला
ये वाला मैंने बताया, तो इसको ये भी ध्यान रखना है। ये 4 होता है एंशियंट ग्रीक मेडिसिन के थ्रू, इनके अकॉर्डिंग कि इंसान में 4 फ्लूइड होते हैं, यानी कि 4 ह्यूमर होते हैं, फ्लूइड बोल लो या ह्यूमर बोल लो, 4 ह्यूमर होते हैं। 4 ह्यूमर हर इंसान के अंदर होते हैं, 4 फ्लूइड हर इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन कोई एक मात्रा यानी कि एक अगर ह्यूमर एक्सेस है तो समझ लो इंसान फुलिशली व्यवहार करेगा, जैसे कि वो काइटली करता था, जैसे कि वो नेड नोवल करता था। नेड नोवल क्या था, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव था ना, काइटली क्या था, बहुत जेलसी उसके अंदर भरी थी, तो उसी तरह से वो इंसान फुलिश बिहेवियर करने लग जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो मैंने समझा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ फेमस लाइन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास को एंड करती हूँ। फेमस लाइन ये है कि आई एम अ जेंटलमैन एंड लिव हेयर ऑब्सक्योर टू माई सेल्फ। ये कैप्टन बोबाडिल कहता है। मैं एक सज्जन हूँ और यहाँ गुमनामी में और अपने आप में रहता हूँ, ये कैप्टन बोबाडिल कहता है। ही ब्रेक्स अबाउट हिज फॉल्स नोबिलिटी वाइल हाइडिंग हिज कावर्डाइज। मतलब वो अपनी कायरता को छिपाते हुए अपनी झूठी शान के डींगे हाँक रहा। बोबाडिल है ना, डींगे हाँकने वाला सिपाही है। फिर कहता है एज आई एम जेंटलमैन एंड अ सोल्जर आई विल मेंटेन इट। तो ये भी बोबाडिल कहता है जैसे कि मैं एक सज्जन हूँ, एक सैनिक हूँ और इसे बनाए रखूँगा। तो ये भी क्या कहता है, ये भी सेकी बगाड़ने वाला ही सेंटेंस है जिसे वो बार बार दोहरा रहा है। फिर कह रहा है आई हैव लीजियन ऑफ स्पिरिट इन मी, आई कैन नॉट बी आइडल। तो ये ब्रेन वर्म कहता है। ब्रेन वर्म कौन है, वो नौकर जो बार बार भेस बदल रहा है, जो जस्ट मैंने भी पढ़ाया है। ठीक है, मेरे अंदर अनगिनत आत्माएं, वो कहता है मेरे अंदर अनगिनत अनलिमिटेड आत्माएं, मैं खाली नहीं बैठ सकता। यानी कि उसे चाले चलना, भेस बदलना बहुत पसंद है, वो हमेशा प्लान्स में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। ही लव्स ट्रिक्स एंड डिस्गाइजेज ऑलवेज बिजी विद स्कीम्स। यानी कि मुझे क्या पसंद है, ये कौन कहता है, मतलब ये क्या कहता है वो मैंने बस समझाया अभी, कि उसे डिस्गाइज होना काफ़ी अच्छा लगता है, उसे प्लान्स में काफ़ी प्लान बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर कहता है व्हाट इज़ अ जेंटलमैन विदाउट हिज रिक्रिएशन। ये मास्टर स्टीफन कहता है। कौन कहता है, मास्टर स्टीफन, कि बिना इंटरटेन के सज्जन क्या हैं। यानी कि वो क्या कह रहा है, ही फुलिशली बिहेव्स हॉबीज लाइक हॉकिंग मेक हिम अ जेंटलमैन। स्टीफन, मास्टर स्टीफन, ये भी बहुत दिखावा करने वाला बंदा है, इसको हॉकिंग पसंद है। ठीक है, यानी कि बाज पालना जैसे शौक पसंद है, कि इसको कुछ पता नहीं है, तो वो बहुत ही फुलिशली तरीके से मानता है कि बाज पालना जैसे शौक उसे एक सज्जन बनाते हैं। फिर फैक्ट की बात करेंगे तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ए जॉनरा इन्वेंटेड बाय बेन जॉनसन। ठीक है, अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये इसका जॉनरा क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, और इस जॉनरा को इन्वेंट करने वाले बेन जॉनसन है। पहली बार ये प्ले कब परफॉर्म किया गया था, 1598 में किया गया था, स्टेज बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन द सेम कंपनी एज शेक्सपियर। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार इस प्ले को कब किया गया था, 1598 में इसका स्टेज किया गया था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स द्वारा किया गया था, जो शेक्सपियर की भी कंपनी थी। ये शेक्सपियर की भी कंपनी थी और यहीं पे पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था इनके द्वारा। शेक्सपियर रोल बताएंगे तो विलियम शेक्सपियर एक्टेड इन द ओरिजिनल प्रोडक्शन, हिज नेम इज़ फर्स्ट ऑन द एक्टर लिस्ट। तो यह ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के अगर रोल की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने इसके जो ओरिजिनल प्रोडक्शन में क्या किया था, रोल किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी कि एक्टर लिस्ट में उनका नाम सबसे पहले है। 2 वर्जन की बात करेंगे, ये 2 वर्जन में वर्क आया था, यानी कि सबसे पहले ये क्वार्टो में आया था, 1601 में आया था, और इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई थी, तब इटली में इसकी सेटिंग थी इस प्ले की। ठीक है, कॉमेडी ऑफ इन इज ह्यूमर। ठीक है, जो हम प्ले को पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये 2 वर्जन में आया है ये प्ले। तो क्वार्टो सबसे पहले क्वार्टो में आया था, 1601 में आया था, और तब इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी, इटली में रखी गई थी। लेकिन जब ये सेकेंड बार आया, फोलियो में आया, 1616 में आया, तो ये रिवाइज्ड वर्जन हुआ, इसकी सेटिंग तब कहाँ रखी गई, लंदन में रखी गई। द स्टैंडर्ड वर्जन टुडे, आज का ये स्टैंडर्ड वर्जन है जिसको हमने पढ़ा है आज वाला। हम लोग इटली वाला नहीं पढ़े हैं, ये वाला पढ़े हैं, फोलियो 1616 वाला। ठीक है, जॉनसन फर्स्ट मेजर सक्सेस, तो इट वॉज जॉनसन फर्स्ट बिग हिट एंड मेड हिम अ रिस्पेक्टेड प्ले राइट। तो ये ध्यान रखना, ये जॉनसन की पहली बड़ी हिट प्ले था और यही प्ले ने उन्हें एक सम्मानित प्ले राइट बना दिया। प्रोलॉग एज अ ड्रामेटिक मैनिफेस्टो की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, प्रोलॉग एज ड्रामेटिक मैनिफेस्ट की अगर हम बात करेंगे, प्रोलॉग एज ड्रामेटिक मैनिफेस्ट, तो इन द फोलियो वर्जन जॉनसन रोट प्रोलॉग एक्सप्लेनिंग हिज आइडिया रियलिस्टिक एंड मॉरल ड्रामा दैट शोज एन इमेज इन द टाइम। पूरे प्ले को मैंने कवर कर दिया है। तो इसमें क्या था कि फर्स्ट फोलियो में, यानी कि फोलियो वर्जन में जॉनसन ने एक प्रीफेस लिखा था, प्रोलॉग लिखा था। क्या लिखा था, एक प्रोलॉग लिखा था, जो पहला वर्जन आया था, नहीं फोलियो वर्जन आया था 1616 वाले में। ठीक है, तो फोलियो वर्जन में जॉनसन ने एक प्रोलॉग लिखा था जिसमें उन्होंने रियलिस्टिक
जिसमें उन्होंने रियलिस्टिक और मॉरल ड्रामा के अपने थॉट को समझाया, जो समय की एक इमेज को दिखाती है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को भी फॉलो किया है इस प्ले में। तो द प्ले रफली फॉलोज अरिस्टोटल यूनिटीज़, ऑल एक्शन हैपन्स इन वन डे इन आर नियर लंडन एंड वन मेन प्लॉट। तो ये जो पूरा प्ले है ना, एक मोटे तौर पे देखें तो अरिस्टोटल की यूनिटीज़ का पालन करता है, यानी कि सारा एक्शन एक ही दिन में हुआ था, ठीक है। और सेटिंग कहाँ रखी गई थी, लंदन में ही रखी गई थी, उसके आसपास ही रखी गई थी। और जो मेन प्लॉट है वो क्या हुआ था, एंड इन वन मेन प्लॉट, और एक ही मेन प्लॉट था, यानी कि कहानी सिर्फ एक मेन प्लॉट थी। प्लॉट ड्राइवर की बात करेंगे, यानी कि प्लॉट का ड्राइवर कौन था, तो ब्रेन वॉर्म था, जो कि बहुत ही क्लेवर सर्वेंट था, जो बार बार भेस बदलता था। सेंट्रल ह्यूमर की बात करेंगे तो सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला ह्यूमर काइटली की ईर्ष्या है, जो उसके व्यवहार पर हावी होती है। सबसे अधिक यानी कि मोस्ट स्टडीड ह्यूमर जो है वो काइटली की जेलसी को दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा, जो उसके व्यवहार पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। और किसी का इतना हावी नहीं होता है जितना काइटली की जेलसी हावी होती है। कैप्टन बोबाडिल का आर्केटाइप, ये ध्यान रखना, ही इज़ द क्लासिक ब्रैगरेट सोल्जर है, माइल्स ग्लोरियस फ्रॉम रोमन कॉमेडी, ठीक है। ये जो बात करेंगे कैप्टन बोबाडिल का, अगर हम आर्केटाइप, यानी कि वो रोमन कॉमेडी का क्लासिक डींगे हाँकने वाला एक सैनिक है, जिसका नाम है माइल्स ग्लोरियस है। सैटारिकल टारगेट की बात करेंगे तो जॉनसन मॉक मिडिल क्लास वैनिटी, फेक विट एंड सोशल प्रिटेंशंस। जॉनसन ने किसको टारगेट किया है, इस प्ले में किसको टारगेट किया, तो जॉनसन ने इसमें जो मिडिल क्लास के वर्ग के लोग हैं, जिनको बहुत ही घमंड होता है, फेक विट की जो नकली बुद्धि है का दिखावा करते हैं, सामाजिक दिखावा करते हैं जो लोग, उनको इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया है, उनका मजाक बनाया है, ठीक है। गर्ल्स इन द प्ले बात करेंगे, गर्ल्स इन द प्ले की, तो मास्टर स्टीफन एंड मास्टर मैथ्यू आर गर्ल्स सिंपल टॉन्स इजली फूल्ड बाय अदर्स। तो मास्टर स्टीफन और मास्टर मैथ्यू, ये गर्ल्स हैं, यानी कि एक ऐसे फूल हैं जिन्हें दूसरे आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो इन्हें गर्ल्स कहा गया है। ये दोनों ऐसे फूल हैं ना, जिनको आसानी से दूसरे लोग इनको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो इन्हें गर्ल्स कहा गया है, ठीक है। तो जस्टिस क्लेमेंट का जो रोल है वो कैसा है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही वाइस रीजन एंड रेजुलेशन लाइक का ड्यूक्स एक्स मसीना, अ गॉड लाइक फिक्सर। तो यहाँ पे जो जस्टिस क्लेमेंट का रोल है वो तर्क और समाधान की आवाज़ के रूप में काम करते हैं, जैसे एक डेस एक्स मसीना यानी कि एक दैवीय शक्ति जो अंत में सब कुछ ठीक कर देती है। उसी तरह ये जो जस्टिस क्लेमेंट है, ये जो जज है, लास्ट में सब कुछ ठीक कर दिया, ठीक है। तो एकदम डेस एक्स मसीना की तरह इन्होंने काम किया, जो लास्ट में जज ने सब कुछ ठीक कर दिया। सोर्स ऑफ द ह्यूमर थ्योरी की बात करेंगे तो ह्यूमर सिद्धांत का जो सोर्स है, तो बेस्ड ऑन द मेडिकल आइडियाज़ ऑफ गैलन द एंशियंट ग्रीक फिजिशियन। तो ये ना एंशियंट ग्रीक फिजिशियन गैलन के चिकित्सा विचारों पर बेस्ड है, जो ह्यूमर थ्योरी है। सीक्वल की बात करेंगे तो जॉनसन रोट अ फिलो अ प्ले एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 कंटिन्यू द थीम ऑफ सटायर। तो जॉनसन ने इसका एक और प्ले लिखा है जिसका नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हमने पढ़ लिया है, ये है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। इसको इन्होंने 1599 में लिखा था, जिसमें इन्होंने शटायर की थीम को जारी रखा है। डेडिकेशन की बात करेंगे तो इन द 1616 फोलियो जॉनसन डेडिकेटेड द प्ले विलियम कैम्पडन हिज टीचर एंड मेंटोर। तो 1616 के फोलियो में जॉनसन ने ये प्ले अपने शिक्षक, अपने टीचर, अपने गुरु, अपने मेंटोर विलियम कैम्पडन को डेडिकेट किया है ये प्ले, ये ध्यान रखना है। 1616 वाला फोलियो जो सेकेंड वर्जन आया था। Contrast with Shakespeare. Unlike Shakespeare romantic comedy, Johnson are urban, realistic and moralistic meant to correct human folly. तो अगर हम बात करेंगे शेक्सपियर से इनकी भिन्नता, शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी के ऑपोजिट अगर हम देखें तो जॉनसन की कॉमेडी शहरी है, कैसी है, अर्बन है और रियलिस्टिक है और मोरलिस्टिक है, जिनका उद्देश्य मानवीय मूर्खता को सुधारना है। अगर हम शेक्सपियर की कॉमेडी से इनकी कॉमेडी को, यानी कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है और इनकी जो बेन जॉनसन की जो कॉमेडी है, इनकी कंपैरिजन करें तो बेन जॉनसन की कॉमेडी सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है, सबसे ज़्यादा मोरलिस्टिक है, क्योंकि बेन जॉनसन ने ये जो कॉमेडी लिखा है, इंसान जो मूर्खता करता है उस मूर्खता पर एक सटायर है कि सटायर क्यों किया जाता है लोग, ताकि लोग सुधार कर सकें, ताकि इंसान के अंदर ये जो मानवीय मूर्खता है ना, इसको सुधारा जा सके, ठीक है। प्लूटाइन इन्फ्लुएंस की बात करेंगे अगर हम, यानी कि प्लूटाइन यानी कि प्लॉटस का प्रभाव, तो इंस्पायर्ड बाय रोमन ड्रामेटिस्ट प्लॉटस एंड टेरेंस नोन फॉर स्टॉक कॉमिक टाइप। तो ये ध्यान रखना है, ये रोमन प्ले राइट प्लॉटस और टेरेंस से प्रेरित जो अपने मजाकी किरदारों के लिए जाने जाते हैं। पब्लिकेशन माइलस्टोन की बात करेंगे 1616 में, तो इट्स इंक्लूजन इन जॉनसन वर्क 1660 फोलियो हेल्प रेज ड्रामा टू स्टेटस ऑफ सीरियस लिटरेचर। तो अगर बात करें जॉनसन के जो वर्क हैं 1616 का फोलियो, इसमें शामिल होने से प्ले को ना बहुत ही सीरियस लिटरेरी दर्जा दिलाने में मदद मिला है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे, खत्म हो गया यहाँ पे। द प्ले इज कैरेक्टर ड्राइवन नॉट प्लॉट ड्राइवन, ईच पर्सन ह्यूमर सेव द स्टोरी। तो ये जो प्ले है ना, ये कैरेक्टर ड्राइवन है, ना कि प्लॉट ड्राइवन है, ठीक है। यानी कि हर व्यक्ति का ह्यूमर कहानी को आकार देता है, इसमें कैरेक्टर ही मेन है इस प्ले में। तो ये था पूरा प्ले। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत लेंदी क्लास हो गई है, क्या करूँ, हर चीज़ को कवर करना था। और इसको ना जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सिर्फ सिंगल इन्हीं को कर लेंगे, क्योंकि और इसमें किसी को लूँगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही हो गए हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये अगर आपका फीडबैक प्यार बना रहा ना, तो इसी तरह एलटी की सारी क्लासेस होंगी। और अभी मैं ना एलटी की भी क्लासेस लगाऊंगी। शेक्सपियर के सारे प्लेज, शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं, 37 प्लेज है। 37 प्लेज को मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगी, सब कुछ ऐसे ही, ठीक है, सब कुछ समरी पूरा जैसे हम कर रहे हैं, ताकि फिर आपको ना कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। अपना प्यार, सपोर्ट सब कुछ बना के रखिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।